नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में और आखिरी 1.5 घंटे के कारोबारी सत्र की तैयारी, जहां पर मार्केट्स में आज एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है। सब पर होगी बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। शुक्रवार के झटके को पीछे छोड़ते हुए बुल्स ने की शानदार वापसी। निफ्टी 18,300 के करीब, बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, मिड कैप का भी जोश हाई। बाजार को बैंक फाइनेंस शेयरों से तगड़ा सपोर्ट, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक संभले, दोनों करीब 1.5% ऊपर। वहीं आज बजाज फाइनेंस, फिनसर्व में 4 से 5% की तेजी। इंडसइंड बैंक का स्टॉक टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल 5% ऊपर। मैरिको और ब्रिटानिया के अच्छे नंबर्स के बाद एफएमसीजी सेक्टर फुल जोश में। इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर, 8% उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना मैरिको। ब्रिटानिया भी साल के उच्चतम स्तर पर, आईटीसी और नेस्ले में भी खरीदारी। एबी फैशन डील के बाद टीसीएनएस के स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट लगा। मर्जर रेशियो से बाजार को निराशा, टीसीएनएस के शेयर होल्डर्स को 6 शेयर पर मिलेंगे एबी फैशन के 11 शेयर। यूपीएल के क्वार्टरली नंबर्स अनुमान से कमजोर, मुनाफे में 42% की कमी, मार्जिन भी 4% से ज्यादा गिरा। उधर कैनरा बैंक की आय और मुनाफा उम्मीद से कम, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार। कल आएंगे एसआरएफ और लुपिन के नतीजे, मुनाफे से घाटे में आ सकता है लुपिन, वहीं चौथी तिमाही में 7% घट सकता है एसआरएफ का मुनाफा। ओके, तो कोई मंडे ब्लूज नहीं मार्केट के लिए। इनफैक्ट सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर, चारों तरफ हरियाली। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं और हर्षिता यहाँ मुंबई से और वीरू दिल्ली से जुड़ेंगे अगले 1.5 घंटे में। और एक बार जरा बात कर लेते हैं एक बेसिक टेक्सचर की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी डिटेल में। शानदार मूव मार्केट में, वन वे, एक जहाँ खुले वहाँ से लगातार पेस बिल्ड की मार्केट ने। फ्राइडे को बाय किया होता तो पैसा बनता, आज अगर आपने बाय किया होता तो पैसा बनता। और ना सिर्फ हमने फ्राइडे के सारे लॉसेस पूरे किए हर्षिता, बल्कि उससे ज़्यादा। फ्राइडे को हम 187 पॉइंट गिरे थे निफ्टी पर, अभी हम 214 पॉइंट ऊपर हैं निफ्टी पर। और थर्सडे के हाइस भी हमने क्रॉस किए। इस पर्टिकुलर स्विंग का अब ये हाईएस्ट लेवल है। बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी रिकवरी की। ऑब्वियसली 5% एचडीएफसी बैंक गिरा था, वो उतना नहीं चला, तो उतनी रिकवरी बैंक निफ्टी में नहीं हुई, लेकिन आधी से ज़्यादा रिकवरी। इनफैक्ट अब 750 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में, तो 75% रिकवरी ऑलमोस्ट फ्राइडे के लोज से। उसके अलावा जो आज ट्रेड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, 2 पॉकेट्स जहां पर स्ट्रेंथ है। पहला एनबीएफसीज, और बजाज फाइनेंस ने उसको लीड किया है। शानदार मूव इस समय 4.5% ऊपर। और दूसरा, अगर आप देखें, ऑटो इंडेक्स और एफएमसीजी, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी, दोनों कंजम्पशन पॉकेट्स न्यू हाई पर। कंजम्पशन पॉकेट न्यू हाई पर और उसको फाइनेंस करने वाले स्टॉक्स वो हाइस पर। ये आपको बता रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेकर मार्केट का क्या इस समय व्यू है। और फ्राइडे अब क्लियरली एक वन ऑफ था। इनफैक्ट अब तो लग रहा है बहुत दिनों पहले हुआ होगा वो शायद, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने एक ही दिन में रिकवरी की है, शानदार। ऐसे लग रहा है कि फ्राइडे को कुछ हुआ ही नहीं फ्राइडे को, हुआ ही नहीं, जिस तरह का पुल बैक देखने को मिला है। अनडाउटेडली जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि पिछले वीकेंड को जो लोग पोजीशंस अपनी मंदी की लेकर गए थे, वो अनडाउटेडली कवर करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर और तेजी के दरवाजे खुल रहे हैं, क्योंकि हम लगभग 18,300 पर आ चुके हैं। बिल्कुल हर्षिता, हो देखिए, आज ना सुबह में एक चीज मैंने कही थी कि आज लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम नहीं करेगी। आज आपको स्क्रीन देखनी पड़ेगी, किस तरीके से स्क्रीन ओपन हो रही है, और उसके बाद क्या वो फर्स्ट आवर हाई और लो ब्रीच हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट आवर हाई ब्रीच हुआ, एक क्लियर वन वे मोमेंटम। आपने बहुत सही बात कही कि फ्राइडे को जो लोग शॉर्ट लेकर गए थे उनकी आज पिटाई हुई है। फ्राइडे को मार्केट हल्की हुई थी काफ़ी। फ्राइडे को भी क्लोजिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। अभी एक शेकआउट जरूरी था मार्केट को, शेकआउट मिल गया। मंडे को एक फ्रेश कॉल लीजिए, और आज देखिए आज की इस मार्केट ने क्लियर कर दिया। 3 ऑप्शन स्ट्राइक्स लेकर आई है, 18,100, 18,150 और 18,200 की कॉल। और देखिए क्या जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हर्षिता, इन 3 स्ट्राइक्स में मिलाकर करीब करीब 1 करोड़ शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में कम हुए हैं। ये आपको बता रहा है कि किस तरीके की कॉल राइटर्स ने पोजीशंस काटी हैं आज, खासतौर से 18,100 की कॉल, वहां पर जबरदस्त अनवाइंडिंग। और हम थर्सडे के हाइस के भी अब ऊपर इस समय। और एक चीज क्लियर हो गई कि अब फ्राइडे जो था वो वन ऑफ था, और इसीलिए हमेशा एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में जब इतना बड़ा डाउन डे आया तो आप उसको एक फॉलो थ्रू देना चाहते हैं।
आज अगर मार्केट गिर गया होता तो फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड की स्टार्ट होती, लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट ने एक वन वे वापसी की है, रास्ता खुला है 18,500 का, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 18,500 आपको, मैं तो कह रहा हूँ अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट तक ही आ जाए अगर 18,500, तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। इनफैक्ट अगर इस वीकली एक्सपायरी में भी आ जाए थर्सडे तक 18,500, तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आ गया है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पर, जहां निफ्टी में पूरी की पूरी कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग है, बैंक निफ्टी में आज सारी की सारी पुट राइटिंग है। अगर आप देखें 43,000, 43,200, 43,300, सब जगह पर ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। वो एक अगर स्क्रीन पर आए, देखिए तीनों में मिलाकर करीब करीब अगेन 1 करोड़ शेयर जुड़े हैं यहाँ पर, और ICICI बैंक, HDFC बैंक शानदार रिकवरी, और बैंक निफ्टी अब हाई से सिर्फ 2% दूर है। मेरे लिए आज इस जो प्राइस एक्शन है ना आश्ता, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेसन है, जो मैं फिर से रिपीट करूँगा, कि कभी भी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में अगर अप ट्रेंड मिले तो उसको एक दिन का फॉलो थ्रू दीजिए, और अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको डाउन ट्रेंड मिले तो उसको एक दिन का फॉलो थ्रू दीजिए। और शानदार मूव इस समय बैंक निफ्टी में, रिकॉर्ड हाई से अब हम रह गए हैं सिर्फ 2% दूर बैंक निफ्टी में, जो एक पहले 1% दूर रह गए थे, फिर वो फ्राइडे का सत्र आया, अब सिर्फ 2% दूर रह गए बैंक निफ्टी में। वो हो जाना चाहिए मई में मेरे ख्याल से। और बैंक निफ्टी इस समय देखिए डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 43,370 हो गया। एग्जैक्टली, और ये जो HDFC बैंक में डिक्लाइन आई थी उस दिन में हमारी बात हुई थी कि ये पूरा टेक्निकल है नेचर में, इस फंडामेंटल से कुछ चेंज नहीं हुआ है उसका। और आज और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गिरे 5%, चले सिर्फ 1.5%, लेकिन बाकी स्टॉक्स चल गए उसकी वजह से। ये मार्केट की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ्राइडे को पूरी की पूरी डिक्लाइन निफ्टी की थी इन दोनों स्टॉक्स की वजह से। आज टेक्निकली अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें, फ्राइडे के कंट्रीब्यूशन में 179 में 162 पॉइंट्स HDFC ट्विंस ने कंट्रीब्यूट किया था। आज की रैली में अगर आप देखेंगे, एक बार जरा फटाफट कंट्रीब्यूशन ले आइए निफ्टी का। आज की रैली में ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ HDFC ट्विंस ने वापस वो कर लिया। HDFC ट्विंस ने सिर्फ कुल मिला के देखिए 23 पॉइंट HDFC बैंक, और HDFC तो है ही नहीं उसमें, कुल मिला के 40 पॉइंट ऐड करे होंगे। लेकिन सेंटीमेंट सुधरा ना, सेंटीमेंट सुधरने से बाकी स्टॉक्स ने अच्छा किया। कोई रिलायंस, कोई ICICI, कोई बजाज फाइनेंस, ये सब जुड़ गए फिर। और ऑफ कोर्स इंडसइंड बैंक जो भी 5% ऊपर है, और इसके भी हालत आपको याद होगा पिछले सत्र में काफी पतली होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो पूरी भरपाई हो रही है। इस बीच इंडियन बैंक के नंबर्स आ गए, तो इसको मैं एड्रेस कर देती हूँ, फिर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे और वीरू से भी बात करेंगे। ब्याज से आय इंडसइंड बैंक की बढ़ी है, 5,508 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा आया है। मुनाफा भी देखिए बढ़कर ही आया है, नियरली 47% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है मुनाफे में, 1450 करोड़ के करीब ये आंकड़ा जाता हुआ। 29% की ग्रोथ है ब्याज से आय के आंकड़े में, और यहाँ पर भी एसेट क्वालिटी में सुधार है। 6% के नीचे का ग्रॉस NPA 5.95%, और अगर आप नेट NPA देखें तो ये 1% के नीचे अब आता हुआ 0.9%। तो ये नंबर्स में स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिल रही है। वो स्टॉक हालांकि अब थोड़ा सा फ्लैटिश ही कारोबार कर रहा है। कुछ और हाइलाइट्स आएंगे तो उस पर हमारी नजरें जाएंगी, लेकिन ये फिलहाल इंडियन बैंक के नतीजे आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि हम हेडलाइन में पढ़ रहे थे कि निजी बैंकों में एक अच्छा खासा उछाल है, लेकिन आज सरकारी बैंक थोड़े से बैकफुट पर है। कैनरा बैंक के नंबर से निराशा, लेकिन इंडियन बैंक ने डिलीवर किया है। चलिए वीरू, आफ्टरनून बताइए। ऑफ कोर्स शॉर्ट कवरिंग के अंश देखने को मिले इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली। जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। आज बैंक्स में हालांकि अब तक अगर आप देखें निफ्टी का मतलब सुबह थोड़ा सा बैंक पीछे थे, हमें निफ्टी की तेजी ज़्यादा थी थैंक्स टू निफ्टी IT और रिलायंस। लेकिन अब पिछले अगर आप हर्षदा स्पेशली 1 से लेकर 2 बजे के शो को देखें, मतलब इस ड्यूरेशन को देखें, तो बैंक्स ने अपनी तरफ स्ट्रांग बाई खींचा है। हालांकि सुबह से जहां पे ज़्यादा अच्छी बाइंग थी उसमें फेडरल बैंक शुमार था। मैं पिछले 1 घंटे का नहीं, लेकिन सुबह से जो OI समरी बहुत स्ट्रांग है उस पर व्यू दे रहा हूँ। इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और ICICI बैंक, इन 3 स्ट्रक्चर्स में काफ़ी स्ट्रांग OI बिल्डअप हुआ है, स्पेशली फेडरल बैंक में और ICICI बैंक में करीब 4.5% का बिल्डअप। हालांकि पिछले 1 घंटे में 1 से 2 बजे के बीच में डोमिनेट किया है बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने OI एडिशंस को। ऑटो में बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है, चाहे वो बजाज ऑटो हो 4.6% एट ऑल टाइम हाई, TVS मोटर 6.4%, मारुति में 4.8% सुबह इसका में ट्रेड किया था। एक्साइड, अपोलो टायर्स, इन सभी स्टॉक्स में आप देखें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। ऑटो में वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग, क्या अगर आप देखें टायर स्पेस, क्या 2 व्हीलर और क्या 4 व्हीलर स्पेस, बैटरी स्टॉक्स इनफैक्ट है। IT में मिड कैप IT में बिरला सॉफ्ट और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 16.8 और 10% का OI बिल्डअप हुआ। अर्निंग्स के बाद मैरिको में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। ये एक ट्रेंड रहा है, जिस दिन भी कोई स्टॉक बहुत अच्छे अर्निंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देता है, कोलैप्स नहीं होता है, पूरे दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है। आज मैरिको उसका एक इंस्टेंस है, जीता जाता।
करीब 26% का ओआई बिल्डअप एशियन पेंट्स और पावर स्पेस में पावर ग्रिड और एनटीपीसी, ये ऐसे दो स्टॉक फ्यूचर्स रहे हर्षदा जहां पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग। लेकिन बीते एक घंटे में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप अगर कहीं पर हुआ है, दैट्स बैंकिंग हर्षदा। यहाँ बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है बैंकिंग काउंटर्स में, और निफ्टी बैंक उसकी एक झलक दिखा रहा है। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं, और यहाँ पर भी आपको कुछ बैंक या एनबीएफसी का ही अंश देखने को मिलेगा जहां पर तेजी है। तो बजाज फाइनेंस 4.5% ऊपर, फिनसर्व में 3.5% की तेजी। आज ऑटो कंपनियों में काफी जोश, और टाटा मोटर्स दरअसल उस तेजी को लीड कर रहा है 4% के गेंस। टाटा मोटर्स ही नहीं, टाटा मोटर्स के डीवीआर में भी आज हमने देखा है बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। ओएनजीसी भी करीब 3% की तरफ बढ़ता हुआ। मनप्पुरम फाइनेंस 4.5% के गेंस। मैक्स फाइनेंशियल में आज हम देख रहे हैं तेजी। मेट्रोपोलिस फिर से मोमेंटम पकड़ता हुआ, और दालमिया भारत में भी खरीदारी ही देखी गई है। 3-3.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। कोल इंडिया के नंबर्स के बाद करीब 2.5% का करेक्शन। अदानी ग्रुप शेयरों में आज थोड़ा सा एमएससीआई का कुछ बदलाव आ रहा है दो स्पेसिफिक स्टॉक्स में, लेकिन उसका एक ओवरहैंग है। एबी फैशन एंड रिटेल 4.5% नीचे उस डील को अनाउंस करने के बाद, और ऑफ कोर्स हेवल्स में भी हम देख रहे हैं करीब 2% तक का नॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल वो कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के अंश नजर आ रहे हैं। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। आज फंडामेंटल्स के लिए शरद अवस्थी से बातचीत होगी। तकनीकी कॉल्स देने के लिए हमारे साथ है प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और विकास सालुंखे। 2:30 पर आपको बताएंगे कि टीसीएनएस में आज इतनी गिरावट क्यों है। आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:40 पर चार का चौका सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत देंगी। मानस देंगे आज का एफएनओ सुपरस्टार। विकास से जानेंगे चार्ट का चमत्कार, तो मिड कैप फंडा लेकर आएंगे शरद अवस्थी। 2:45 पर एसआरएफ और लुपिन के नंबर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, इसका एक प्रीव्यू। और 2:50 पर हमारे साथ होंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा। 3 बजे फिर डीलिंग रूम का जायजा और बीटीएसटी ट्रेड्स पर आएंगे। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अब 750 पॉइंट ऊपर, निफ्टी डे हाई पर 18,300 को दस्तक दे रहा है। और जरा एक बार मिड कैप इंडेक्स वापस देखिए, 32,485, करीब 1% का जंप यहाँ पर। और मिड कैप इंडेक्स जो है अब अपने 52 वीक हाई से बहुत करीब, सिर्फ 500 पॉइंट दूर, 52 वीक हाई से सिर्फ 1.5% की दूरी यहाँ पर। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड लेंगे? आई एम अज्यूमिंग बाय, कहाँ पर और क्या टारगेट्स के साथ? बिल्कुल गुड आफ्टरनून। और मुझे लगता है स्टॉक जो लेना चाहिए इस वक्त वो है बाय बजाज ऑटो। तेजी है, मोमेंटम है, 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव मिला है। ट्रेड कर रहा है 5442। मेरे ख्याल से 4,500 का स्टॉप लगाकर चले तो ये टारगेट 4,600 तक जा सकता है। बजाज ऑटो बाय। ओके, बजाज ऑटो, याद रखिएगा ऑटो स्पेस में टू व्हीलर में सुप्रीम ओआई गेनर है आज बजाज ऑटो। आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, एक सेकेंड, 4548 का प्राइस, यस, ऑल टाइम हाई बजाज ऑटो का। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कमेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर करीब 5 दिनों का कंसोलिडेशन हमने देखा। 1600-1610 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन फाइनली ये जो रेजिस्टेंस है कमेंस ने उसको ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 1605 के रहेंगे। 1605 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करेंगे। 1665 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 1640 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 39 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 29 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 60 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, कमेंट्स में तेजी की, और 1640 का कॉल लेने का भी विकल्प आपको मानस ने दिया। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में डाबर में, क्योंकि एफएमसीजी में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और डाबर अभी इसमें बहुत वेल प्लेस्ड है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 500 पे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड पोजिशनल टारगेट यहाँ से 550 के भी दिख रहे हैं। किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आपको 507 का स्टॉप लॉस लगाना है। 530 इज द फर्स्ट टारगेट। ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 520 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, जो रफली भी 5-5.5 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। के डाबर पर बेट लगाइए। एफएमसीजी में आज क्लियर मोमेंटम और इसी को चेस किया जा रहा है यहाँ पर। मन्नपुरम फाइनेंस एक बार जरा लेकर आइए वापस, इस समय डे हाई पर, और
बैन में है ये स्टॉक, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सिर्फ कम हो सकता है और 6% का ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भरपूर इस समय विजिबल आपको। राजेश सतपुते, आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी। मुझे देखिए नजर है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं ना, डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ 2450 2460, ये इसका एक कंजेशन जोन था जिसके ऊपर ये एक डिसाइसिव मूव आज मिल रहा है। एट ए लेवल ऑफ 2487 इट्स अ बाय इन रिलायंस, स्टॉप लॉस रखे 2465 का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और इसका जो टारगेट है, जो रेंज है, वो है 2430 से लेकर 2530 से लेकर 2550। इट्स अ बाय इन रिलायंस। ओके, इट्स अ बाय इन रिलायंस। शरद अवस्थी को जोड़ लेते हैं अपने साथ। शरद जी, गुड आफ्टरनून। आपकी क्या प्रेफर्ड बेट होगी? गुड आफ्टरनून जी। हमें लगता है एचडीएफसी बैंक इस माइनर करेक्शन के बाद एक डिसेंटली प्लेस्ड बेट है और मर्ज एंटिटी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर करनी चाहिए। अग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स उन्होंने लिए हैं, तो टेम्पोररी एक ब्लिप जो मिला है, जैसे अभी आप भी बोल रहे थे, टेक्निकल करेक्शन जैसी मिली है, तो अब उसको यूज करना चाहिए एंट्री बनाने के लिए। हमें लगता है 17-18% जैसी एडवांसेस ग्रोथ आसानी से लॉन्ग टर्म में आ जानी चाहिए। प्लस जो मर्ज एंटिटी अगर अग्रेसिवली मूव करती है तो थोड़ी बहुत कॉस्ट सिनर्जीज वगैरह का फायदा भी मिलना चाहिए इनको। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बुक वैल्यू में लगभग 150-200 रुपए का करेक्शन अगले साल 1.5 साल में होना चाहिए और 3 टाइम भी अगर ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 1850-1900 के भाव के हिसाब से टारगेट करना चाहिए एचडीएफसी बैंक। ओके, एचडीएफसी बैंक। अच्छा, जब शो ट्रांजिशन हो रहा था तो नीरज जी ने मुझे अपार इंडस्ट्रीज के नंबर्स देखने को कहा था। मैं देख रहा था और वाकई में हर्षदा, ये स्टॉक मतलब मैं ज़्यादा नोटिस नहीं किया था पहले इसको, लेकिन प्रॉफिट 243 करोड़ वर्सेस 82 करोड़ और मार्जिन 10.3 वर्सेस 5.79, 40 रुपये का डिविडेंड, और ये स्टॉक 3 साल पहले 300 रुपये हुआ करता था, अभी 3000 रुपये क्रॉस कर गया। मतलब कुछ ऐसे अच्छे सरप्राइजेस मार्केट में मिल जाते हैं। एब्सोल्युटली। शरद, इस पर कोई एनालिसिस है क्या आपकी? अपार ट्रैक करते हैं आप? नहीं, बहुत मार्जिनल ट्रैकिंग है, बट मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कि इतना इम्प्रूवमेंट, मतलब इतना ज्यादा यूफोरिया प्राइसेस में क्यों है। पिछले 6 महीने 8 महीने से काफी बढ़िया मूवमेंट रही है स्टॉक में, बट नंबर्स के हिसाब से मतलब ये क्वार्टर ईयर ऑन ईयर काफी बेटर लग रहा है, बट सिक्वेंशियली ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ से आ रही है, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं कुछ ऐसा स्टोरी कंक्लूड नहीं कर पाया इसमें। कंडक्टर्स, ट्रांसमिशन केबल्स, इस तरह के बिजनेस में है और भी एंसिलरी बिजनेस इनके काफी है, लेकिन ऑनेस्टली ये एक ऐसी कंपनी है जिस पर हमारी भी कवरेज ज्यादा रही नहीं है। और मैं होम पेज देख रहा हूँ, एक चीज इनके फेवर में गई हो शायद, सोनू सूद है इनके ब्रांड एम्बेसडर। काफी अच्छा रहा है सोनू सूद के लिए लास्ट 3-4 साल एक्चुअली, तो वो हो सकता है उसके वजह से कुछ हुआ हो, एक गुड लक चार्म रहा हो शायद परहैप्स। मानस, लेकिन टेक्निकली ये चार्म लास्ट करता दिख रहा है आपको? देखिए, अभी तो आई थिंक अब एक लॉन्ग ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल है स्टॉक में। ऑलरेडी हमने बहुत बड़ी रैली देख ली है, लेकिन चार्ट्स पे वीकनेस कहीं नहीं है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो हाई टॉप हायर बॉटम बहुत क्लियर दिख रहे हैं। और जब भी हमने करेक्शन देखा है, अगर हम पिछले करीब हम 1 साल की बात कर लें, पिछले करीब अगर हम 6 महीने की बात कर लें, तो हर बार करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 29-25 कर ले और पोजीशन में बने रहे। ऊपर की तरफ अगर हम बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म के लिए सोचें तो शायद 3275 एक टारगेट हो सकता है टेक्निकली, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे चार्ट बेसिस पे टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ओके, अपार इंडस्ट्रीज अभी टेक्निकली अगर आप देखें कमेंट करने में बहुत कंफर्टेबल मानस नहीं है। मीनवाइल अब आते हैं 2 ट्रेड्स पे। एक तो अभी जो मानस ने दिया कमेंट्स इन दैट्स डूइंग वेल एट डे हाई, और मैं देख रहा हूं कि डेरिवेटिव्स में मैंने ओआई समरी में जब डेरिवेटिव्स में कमेंट्स को देखा, यस अब दिन के सर्वोच्च पे आ गया। बात करते करते अगर आप देखें 24, 25, 26, 24 पे मैंने मार्क किया था, अब 27 डे हाई पर और ह्यूज ओआई बिल्डअप, करीब 4% बिल्डअप हुआ है। और ऑप्शन एक्टिविटी में वो कॉल जो है वो डे हाई पे ट्रेड करती हुई 40 पे। और दूसरा ट्रेड इंडियन होटल्स। मानस, आपको याद होगा जब ये प्रश्न मैंने सुबह सुबह आपसे किया था कि इंडियन होटल्स, उस वक्त हल्का सा डर भी लग रहा था पूछने में, बट स्टिल आपने कहा कि हाँ बाय करना चाहिए। वो कॉल लेके आइए इंडियन होटल्स की 370। मानस, वो ट्रेड वेल इन ग्रिप है और अभी एग्जैक्टली अगर आप देखिए पे मेरे मेंशन नहीं है, मेरे ख्याल से वो हमने कॉल ली थी 361 363 पे जब स्पॉट था। इट्स 374 नाउ।
प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें अभी, या फिर 11.35 उस वक्त मेरे ख्याल से ये 6 या 7 रुपए की थी, अब 11.35 पे, क्या करना चाहिए? मैंने इसको शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है। अभी जो एफएनओ सुपरस्टार के लिए हमें कॉल देना है, वहां पर अभी भी हमने शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है। मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल अभी भी बहुत दिखता है। कम से कम 395 के लेवल्स इंडियन होटल्स टेस्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, मॉर्निंग के कॉल में आप पोजीशन बना के रखा हुआ है आपने, तो आप बने रहिए। मेरे हिसाब से कैश में आपको स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना बेहतर रहेगा। 366 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, और पहला टारगेट 82 रुपीज, 382 रुपीज, और उसके बाद 395 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 395 तक का स्विंग टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इन होटल्स को रखिएगा, वो ट्रेड भी रखिएगा, और इनफैक्ट मानस का अभी भी कन्विक्शन इतना अच्छा है कि ये शायद अगले ट्रेड्स को भी इसी में पिक करते हैं। अच्छा, लेके आइए अब इस बीच जरा निफ्टी फार्मा, और निफ्टी फार्मा 12,638 डे हाई पर, और यस मॉर्निंग हाइस को क्रॉस करता हुआ, और मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा मूव दे रहे हैं। ल्यूपिन जो कि फ्राइडे को डिलीवर नहीं कर पाया था, अब आपकी स्क्रीन पे आके एट 726 डिलीवर करता हुआ, और ये कैंडल बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हुई है, यानी आज का ये पूरा सेशन अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश सतपुते जी, ल्यूपिन, आपकी राय? एक दिन आपने 17 को मार्क किया था, बट राइट नाउ ल्यूपिन कैसा लगता है आपको? बेहतरीन, इनफैक्ट बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है लुपिन का। अगर आप इसमें डेली चार्ट देखें तो एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखता है। एट द सेम टाइम अगर आज की बात करें तो पिछले 4 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम था उससे अच्छा वॉल्यूम, उससे बेटर वॉल्यूम आज दिख रहा है, और इंटरेस्ट में भी गेन है। तो यहाँ पे देखिए लुपिन का 740 745 इमीडिएट टारगेट होगा, 729 पे के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रेश ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 725 के ऊपर मिलता है, तो 725 के ऊपर आपको लुपिन बाय करना है 740 745 के टारगेट के लिए। प्रोबेबली अगर थोड़ा वैसे वक्त दे तो 770 780 भी जा सकता है पोजिशनली। सो इट्स अ बाय इन लुपिन। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 718 का रहेगा। वीरेंद्र जी, इसमें और एक चीज है मैं सिर्फ जोड़ना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे कॉल लगा के रखा था लुपिन का, 730 का कॉल करीबन 19 रुपए के आसपास मिल रहा है, इससे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखे 15 का, और टारगेट सेट करे करीबन 28 का। तो स्विंग ट्रेड जो है लुपिन में अच्छा बैठ रहा है। लुपिन में एक स्विंग ट्रेड बैठता हुआ, और ऑफ कोर्स कल नंबर्स आने वाले, इसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। ऑटो कंपनियां इस बीच आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टाटा मोटर्स की अगुवाई में ये पूरा पैक दरअसल आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो इंडेक्स करीब 1.5% के गेन्स पर है। टाटा मोटर्स के डीवीआर दोनों में तगड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन साथ ही अगर आप गौर करें अशोक लेलैंड में भी एक मोमेंटम है, एमएनएम में भी एक मोमेंटम है। तो पहले लग रहा था कि शायद ये सीवी प्लेस ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी सब स्टॉक्स भी, टू व्हीलर साइड पर भी ये पिकअप देखा जा रहा है। शिल्पा, आपकी अप्रोच क्या रहेगी टाटा मोटर्स के डीवीआर में, क्योंकि दोनों में बहुत तगड़ा मूव दिन भर देखा गया है। अब यहां से आगे उसे क्या आगे तेजी की तरफ ले जाएं, या फिर प्रॉफिट बुक करने का समय आ रहा है इन स्टॉक्स में? जी हर्षिता जी, टाटा मोटर्स इनफैक्ट एंटायर ऑटो पैक, जैसा आपने अभी मेंशन किया, अशोक लेलैंड हो गया, एमएनएम हो गया, चाहे वो टीवीएस मोटर्स हो, या फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी आप स्क्रिप्ट देखिए तो उसमें बहुत अच्छा एक पैक में मोमेंटम है। हम लोग टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो 503 अभी फ्यूचर्स का इसका हाई है। अगर ये 503 अभी क्रॉस कर लेता है तो एक नया ट्रैजेक्टरी ओपन हो जाएगा फॉर टाटा मोटर्स, जहां पे आपको इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 525 से 530 देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजीशन कट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा, किसी ने अगर बनाया है ऑलरेडी तो ट्रेल कीजिए, बिकॉज ये बहुत टाइम के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल्स तोड़ने के लिए रेडी है, और यहाँ पे हम लोग एक बहुत अच्छे अपसाइड के लिए अभी प्ले ले सकते हैं, जो पोजिशनली मिनिमम आपको 10% का भी मूव दे सकता है। ओके, टाटा मोटर्स बिल्कुल शानदार मूव, यहाँ पर 500 इस समय अप्रोच करता हुआ स्टॉक। और एक और स्टॉक जिसने आज काफ़ी मदद की है बुल्स की, वो है रिलायंस। एक्चुअली सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आज रिलायंस की वजह से ही आया है यहाँ पर। गाबा सर, चार्टिकली रिलायंस कैसा लग रहा है अब यहाँ से? मुझे अच्छा लगता है रिलायंस का जो बेस बना हुआ है लोअर लेवल पर 2350 और 2300 के बीच में, उससे संकेत दे रहा है कि 2500 की तरफ जा रहा है और वहां पर चला ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं वहां पर रुकेगा। हायर जोन्स रिलायंस को दे सकते हैं आते दिनों में। स्ट्रक्चरली जब कोई डिप्स आती है बाइंग का मौका रहता है। रिलायंस अब भी ले सकते हैं। स्टॉप होगा 2460, टारगेट 2500 और हायर इन डेज टू कम। रिलायंस गुड बाय। ओके, और देखिए मैंने खास तौर से मेंशन इसलिए किया क्योंकि अभी अभी रिलायंस ने क्रॉस किया अपना 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज
काफ़ी इम्पॉर्टेंट, और अब इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ऑब्वियसली इस पर कमेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मार्केट के लिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इट्स द कंपनी जो CNBC आवाज़ चैनल को ऑन करती है। लेकिन विकास सालुंके जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे कॉल्स लेते हैं। विकास जी, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड्स लेंगे आप? गुड आफ्टरनून। देखो, ओवरऑल मार्केट में जो सेटअप चल रहा है यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम कैरी होते हुए देखने मिल रहा है। अभी जस्ट वीरेंद्र जी भी बायो फार्मा के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन फार्मा मुझे लगता है कि बायोकॉन एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पे है। बहुत अच्छा अप मूव लास्ट कुछ दिनों में इस काउंटर में देखने मिला था, तो मुझे लगता है ये जो अप मूव अभी भी कंटिन्यू होगा। ऊपर में 260 के आसपास के टारगेट बायोकॉन में आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में हमने देखा है कि लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में नीचे में 238, 35 एक अच्छा बेस बना चुका है, तो 235 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय करना है। दूसरा रहेगा कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में आज हिसाब से एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है। 1618 का एक ब्रेकआउट था, उसके ऊपर वो सस्टेन भी हो रहा है और अच्छा खासा मेंटेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है 1670 के टारगेट कमिंस इंडिया में आते हुए देखने मिलेंगे। 1590 का स्टॉप लॉस रहेगा। दोनों भी काउंटर्स टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना के एक अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेंगे। ओके, तो कमेंस में एक ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी, और मानस का भी ये पहला ट्रेड था जब हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे। तो कुछ और स्टॉक्स पर आते हैं, और ये गोल्ड होम लोन NBFCs मनप्पुरम में आप देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी आज के दिन, करीब 6-6.5% के गेन्स। मुथूट में भी थोड़ी सी रिकवरी आती हुई जरूर दिखाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आप देखिए ये स्टॉक सिर्फ 1% ऊपर है। ये गोल्ड लोन एंटिटीज में हमने देखा, शायद एक पर्टिकुलर केस में तो ऑफ कोर्स वो ईडी की रेड के चलते थोड़ा सा ओवरहैंग था, दबाव देखने को मिला है, लेकिन दूसरा प्लेयर काफी मजबूत है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हम कैथलिक सीरियन बैंक और दूसरे प्लेयर से भी बात कर रहे थे, जहां पर उनका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो काफी खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपटीशन है, डिस्पाइट द फैक्ट इस बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। मनप्पुरम कैसे पॉइज्ड है फंडामेंटली, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को? जो इवेंट हुआ है, अगर बुक्स पे जितना अनाउंस हुआ है, अगर इवेंट उतना ही बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे लगता है ये रिएक्शन काफी ओवरडन है और शार्प रिवर्सल की उम्मीद करनी चाहिए। फ्राइडे को भी जब हमने डिटेल्स देखी कि क्या डिटेल्स है केस की, अगर उतनी ही हैं तो सरप्राइजिंगली उतने छोटे अमाउंट्स के लिए ईडी वगैरह इन्वॉल्व हैं, वो काफी सरप्राइजिंग है। अगर कुछ और निकल के आता है तो बात अलग है, बट जितना डिटेल अभी तक पता चला है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मन्नापुरम में इतनी करेक्शन वारंटेड है, और रिकवरी और शार्प भी होनी चाहिए आने वाले समय में, जैसे जैसे और डिटेल्स क्लैरिफाई होती हैं। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी मैं काफी बुलिश हूँ टोटल गोल्ड लोन स्पेस पे। मुझे लगता है ये 5-7 साल में 1-2 साल ऐसे आते हैं इनके स्लो डाउन वाले, तो ये अभी उस फेज में है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे कॉर्पोरेट लोन बुक वगैरह पिकअप होती है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि गोल्ड लोन्स पे जो ज्यादातर बैंक्स का बहुत ज्यादा फोकस था पिछले 2-2.5 सालों में, वो ग्रेजुअली काफी कम हो जाएगा। और नीश मार्केट है, नीश एरिया ऑफ ऑपरेशन है, तो वहां पे मुथूट और मन्नापुरम वापस डोमिनेट करेंगे। और ग्रोथ वगैरह काफी स्ट्रांग है, मुथूट वगैरह की भी कमेंट्री काफी स्ट्रांग आई है, जो उनको ऑन द फील्ड फीलर्स आ रहे हैं। तो हमें लगता है बहुत स्ट्रांग री रेटिंग होनी चाहिए प्राइस टू बुक मल्टीपल्स जिन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। मुथूट ऑब्वियसली हमारी प्रेफर्ड चॉइस है क्योंकि लार्जर कंपनी है, बट इवन मन्नापुरम में मुझे लगता है यहाँ से काफी डिसेंट अपसाइड मिलनी चाहिए। ग्रेजुअली आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2.5 से 3.5 के प्राइस टू बुक पे ये लोग ट्रेड करना चालू कर देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुथूट फाइनेंस, इस बीच ट्रेड स्विंग अच्छे मिल रहे हैं। निफ्टी भले ही अगर आप देखें अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, आज का इंट्राडे हाई क्या रहा, मोर लेस अगर आप देखें वही जोन रहा 4 मई के क्लस्टर, उससे लगभग 20 पॉइंट हम ऊपर गए थे, बट ट्रेड स्विंग अच्छे मिल रहे हैं। लुक एट यूपीएल नाउ। यूपीएल में मैं जो ओवाई समरी दिख रहा था, केमिकल बास्केट में बीते 20 मिनटों में, यानी जब से हम इस शो में आए हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग ओवाई एडिशन हुआ है। यूपीएल एक बार लेके आएंगे इंट्राडे बेसिस पे। यस, ये देखिए क्या स्ट्रेच आया है अभी। उसके बाद एक और स्टॉक लेके आइए जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है, और वो है आईटी में टेक महिंद्रा। बीते 20 मिनट में, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं मैं, सिर्फ अगर आप पिछले 20 मिनटों के वायलेशंस को देखें, 1046 एंड क्रॉसिंग इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज है। मानस बहुत बड़ा कोई ट्रेड नहीं, एक छोटे स्विंग ट्रेड के लिए टेक महिंद्रा कैसा लग रहा है आपको? और मैं इसको यहां पे इसका उल्लेख जिक्र करने के पीछे एक कारण है। निफ्टी आईटी मानस वो 28,000 की अपनी जो वो 20 डेमा के ऊपर छोटी सी चैनल है, उसके हाई को क्रॉस कर रहा है। इसीलिए मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को
इंक्लूड करा था इस डिस्कशन में, जो कि बेस से बाहर निकल के आ रहा है। मानस, आपका तर्क इस वक्त टेक महिंद्रा पे क्या है? तो देखिए आईटी में निफ्टी आईटी इंडेक्स की जहां तक बात है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है और केवल आपको इंतजार करना है 27,975 के लेवल्स को ब्रीच करने का। 975 के ऊपर तो आपको शायद 29,000 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए आई थिंक। और देखिए टेक महिंद्रा की जहां तक बात है 2-3 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा है और वो कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। आई थिंक अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस 1030 का लगाइए। फ्रेश लॉन्ग की खरीद का रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से 1050-1052 के ऊपर होगा, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे और फिर आपको स्टॉप लॉस भी छोड़ा ही रखना है। उसके बाद आप स्टॉप लॉस 1039 का रखेंगे और टारगेट आप बड़े सेट करिए 1085 के, लेकिन खरीदारी 1052 के ऊपर करना बेहतर रहेगा। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर शानदार मूव्स आ रहे हैं। मैरिको ऑफकोर्स सुबह से टॉप गेनर बना हुआ है। मनापुरम में अभी 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है अपसाइड पर, अच्छा मूव। उसके अलावा रेट गेन में एक अच्छा मूव इस समय आपको विजिबल है। वहाँ पर मूव पेटीएम डे हाई पर सुबह बात हुई थी पेटीएम की कि शायद एक वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे शायद पेटीएम साबित होगा और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम इस समय। और उसके अलावा खैर बजाज फाइनेंस काफ़ी स्ट्रांग है, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको एक मोमेंटम दिखा रहे हैं। बंधन बैंक इस समय हाईएस्ट पॉइंट पर। शरद जी, पेटीएम पर कोई व्यू आपका? सुबह नंबर्स देखकर लग रहा था और खासतौर से जो कमेंट्री थी वो देखकर लग रहा था, वो ट्वीट जो मैंने पढ़ी थी विजय शेखर शर्मा जी की, कि फोकस क्लियरली प्रॉफिटेबिलिटी पर है। अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे स्टॉक को पोर्टफोलियो में? पेटीएम की बात हो रही है। जनरली मुझे लगता है, जैसा मैं पहले से भी मेंटेन करता आया हूँ, कि पेटीएम जैसे स्टॉक में आपको दो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर थॉट प्रोसेस होते हैं। जहां आप रिस्क ऑन या एक रिस्की बेट लेना चाहते हैं जो अभी भी एबिटा लेवल पे लॉस मेकिंग है और शायद अगले 1-2 साल भी लॉस मेकिंग रहे, तो वहां अगर आपको बेट लेनी है और आप अग्रेसिवली एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्क ऑन आ जाएगा और 4 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स या 5 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स कंपनी ट्रेड करेगी, तो मुझे लगता है यहाँ से भी आपको मार्केट कैप के लेवल पे 20% जैसी इंप्रूवमेंट और हो सकती है। बट अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बॉटम लाइन के लेवल हालांकि इंप्रूवमेंट काफी बड़ी है। 1700 करोड़ का करीब EBITDA लॉस था आज से 2 साल पहले, अभी वो घट के 100-150 पौने 200 करोड़ के आसपास आ गया है, तो काफी बढ़िया रिकवरी है। हो सकता है अगले 2-2.5 सालों में हम इसमें काफी बड़ा रिवर्सल भी देखें। ग्रोथ वगैरह काफी स्ट्रांग है, जो सब्सक्राइबिंग मर्चेंट बेस है वहां इंप्रूवमेंट है। बट अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो इस टाइप की स्टोरीज पे बेट करना चाहते हैं, नॉन ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ स्टोरीज पे, तो वहां मुझे लगता है आप बेट कर सकते हैं विद एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से आपको 20-25% और अपसाइड मिले। बट अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है अभी भी आपको वेट करना चाहिए जब तक पैट लेवल पे पॉजिटिविटी कंपनी ना डिलीवर करना चालू करे, जिसमें मेरे हिसाब से अभी कम से कम 1.5-2 साल और लगेंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए हर्षदा, सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज चेंज करने से और एक फोकस करने से कितना फ़र्क आ जाता है। 440-50 तक गया था पेटीएम और उसके बाद उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी कि हम EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे XOF, और उसकी एक टाइमलाइन दी उन्होंने। उससे पहले उसको अचीव किया पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में उससे भी शानदार नंबर दिए और इसकी वजह से स्ट्रीट ने बेसिकली रिवॉर्ड किया। और ये आपको बता रहा है कि अब इनको समझ में आ गया लिस्टेड मार्केट में किस तरीके के स्टेटमेंट्स और किस तरीके के मतलब बिहेवियर रखने चाहिए। ये बहुत क्लियर है। अब मतलब जो मजाक उड़ा था IPO के टाइम पे, वो भी वेल जस्टिफाइड था। स्टॉक को लेकर, ब्रांड को लेकर खैर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रांड इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, हम सब जानते हैं। कंपनी आइकॉनिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब स्टॉक भी चलने लगा है, तो और वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। जो पहले कैजुअल एंथुजियाज्म लगता था जब आप विजय शेखर शर्मा से बात करते थे, अब वो बहुत ही फोकस्ड एंथुजियाज्म है कि साफ है कि हमें अपने नंबर्स पे डिलीवरी देनी है और होपफुली वो आगे हम जल्दी आते देखेंगे। आपको याद होगा 20 अप्रैल को मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी इनिशिएटिंग कवरेज और उसमें उन्होंने कहा था कि 865 का टारगेट देंगे। तो आज मैं इनफैक्ट गौतम दुगर से पूछ रही थी कि ये आपने नतीजे देखे, अब उस पर क्या दोबारा विचार है, क्योंकि नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है और उसमें उन्होंने काफी कहा था कि किस तरह की ग्रोथ कंपनी अचीव करेगी गिवन द एनवायरमेंट जो हम देख रहे हैं, ई कॉमर्स पेनिट्रेशन या फिर ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी का जो पेनिट्रेशन भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने 900 का टारगेट दिया है, तो करीब 35 रुपए उनका टारगेट बढ़ गया है और वो प्राइमरीली यही कह रहे हैं कि FY25 तक उनको लग रहा है कि से पहले तो FY25 के टारगेट्स थे कि डेफिनेटली EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे, कि दे विल नॉट बी सरप्राइज कि वो पहले होता दिखाई दे, क्योंकि कंपनी उसी
ट्रैजेक्टरी पर चल गई है। अब हम FY24 में आ ही गए हैं। लेट्स सी बाय द एंड ऑफ द ईयर, थर्ड क्वार्टर तक कंपनी की कितनी और डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये Q4 के नंबर्स है और ऑफ कोर्स फिर Q1, Q2, Q3 कंपनी ने UPI के साथ जो अब तालमेल बिठा लिया है उसका फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ONDC के प्लेटफॉर्म पर इन्होंने जो टाइप्स कर लिए हैं, तो वहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस आएंगे वो यही 2-4 कंपनियां ही जो दे रही हैं। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर काफी बड़े बदलाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बस कंपनी को इसी रन रेट को बरकरार रखना और यही फोकस बरकरार ये फोकस रखना। कंटिन्यू करना है बेसिकली। अगर ये फोकस कंटिन्यू किया और नंबर्स डिलीवर किए तो क्यों नहीं, फिर व्हाई नॉट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम सब जानते हैं कि एक इस समय वेल रिनाउंड नेम है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज्यादा एक कंपनी को अगर इंडियंस यूज कर रहे हैं तो वो पेटीएम है। तो उस हिसाब से मतलब उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ब्रांड स्ट्रांग था, अब एटलीस्ट फोकस है और नंबर्स भी डिलीवर हो रहे हैं, कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये नहीं हो कि सिर्फ 2 क्वार्टर रहा और उसके बाद फिर चेंज आ गया, वो जरूरी है कि कंटिन्यू करेंगे नंबर्स। एक टेक्निकल चेक इस पर ले लेते हैं। गावा साहब, पेटीएम 723 के लेवल्स 5% ऊपर आज। इसका बेस बना हुआ पेटीएम का बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। 724 पर ट्रेड करता है, लगता है 800 तक चला जाएगा, वहां पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आ सकता है। लेकिन जब लार्जर टर्म टाइम फ्रेम देखता हूं तो लगता है कि द वर्स्ट इज ओवर पेटीएम। डिप्स बायबल होनी चाहिए पेटीएम के, बायबल होने चाहिए। चलिए अब एक सवाल, TCNS क्यों गिरा उसकी बात करते हैं। एबी फैशंस के साथ डील के बाद लोअर सर्किट लगाए TCNS में। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि मार्केट आखिरकार क्यों नाराज है इस डील से। आशीष, और देश का लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट और उसकी भी एक लीडिंग अपैरल और फैशन कंपनी वो खरीदने जा रही है TCNS को, तो सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है, पर ये स्टॉक डबल डिजिट डिक्लाइन और इनफैक्ट इस समय 20% के लोअर सर्किट पे खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। उसके पीछे आप कुछ समझना है तो इस डील का गणित 2 स्टेप्स में इस कंपनी की प्रेस रिलीज ने कहा था आदित्य बिरला की कि ये डील कंज्यूमेट होगी, खत्म होगी। पहले स्टेप में प्रमोटर्स से और पब्लिक शेयर होल्डर्स से ओपन ऑफर के जरिए स्टेक एक्वायर करेंगे, और दूसरे स्टेप में एक बार वो स्टेप 1 सक्सेसफुल हो जाएगा, दोनों कंपनीज का विलय करा जाएगा। अब इन्हीं की डिटेल्स पे चलता हूं। जो पहला स्टेप है, प्रमोटर्स और ओपन ऑफर के जरिए 51% स्टेक 1650 करोड़ रुपए में कंपनी एक्वायर करने जा रही है। यानी कि कुल कंपनी का मूल्यांकन हो गया 3250 करोड़ रुपए का। फ्राइडे की क्लोज जो थी उसी के मुताबिक है, सब ठीक है। अब दूसरा स्टेप था कि दरअसल जो 51% स्टेक एक्वायर करना है उसमें 29% पब्लिक से एक्वायर होगा। जो भी बचा हुआ स्टेक होगा 51% के थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए वो प्रमोटर्स से, जो इसके अर्स्टवाइल प्रमोटर्स अब हो गए, उनसे खरीदेंगे। उसके लिए जो भाव तय करा गया था 503 रुपए पर शेयर। फ्राइडे को यह स्टॉक बंद हुआ था 520-521 पे, 3.5% का मोटा मोटी डिस्काउंट जो ऑफर किया जा रहा है, यह भी ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक, दोनों कंपनीज के विलय की, मर्जर की बात। दिक्कत यहां पर सबसे ज्यादा 51% एक्वायर करने के बाद ये दोनों एंटिटीज मर्ज की जाएंगी। TCNS के 6 शेयर्स पर आदित्य बिरला फैशन रिटेल के 11 शेयर्स दिए जाएंगे। कैलकुलेट करिए क्या मिला क्या गया। तो दरअसल फ्राइडे की क्लोज पे TCNS के शेयरधारकों को जब ABFRL के शेयर्स मिलेंगे तो उनकी वैल्यू 25% नॉकडाउन होती हुई नजर आएगी आपको। स्वैप रेशो के हिसाब से TCNS के शेयर की मूल्यांकन रखा गया है 393 रुपीस। और क्या था फ्राइडे का क्लोज? 520-521, तगड़े डिस्काउंट पे होगा। तो अगर अभी भी TCNS के शेयर्स आपके पास हैं तो सबसे पहला विकल्प आपको वो ओपन ऑफर में शेयर्स सरेंडर करने, नहीं गए तो काफी दिक्कत, और इसी का एडजस्टमेंट प्ले आउट होता हुआ TCNS लोअर सर्किट पे। आदित्य बिरला फैशन रिटेल का अपने सर दर्द है। मोतीलाल ओसवाल की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कहती है ये धीरे धीरे जो इस तरह के एक्विजिशंस कर रहे हैं इसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में समय लगना है और उसका पेन लिंगर करेगा, इसीलिए ये स्टॉक भी दबाव में, और TCNS का तो पेन खैर एपरेंट है उस स्वैप रेशो के पीछे। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष। और क्लियरली ओपन ऑफर में आप टेंडर करेंगे तो एक्सेप्ट तो होंगे नहीं सारे शेयर्स ओपन ऑफर में, और फिर वो स्वैप रेशो वाला इशू आ जाएगा यहाँ पर, और प्रॉब्लम इवन AB फैशन सुबह रिकवरी हुई सुबह हल्की सी, लेकिन वहाँ पर सेलिंग, और इस समय डील पर। शरद जी, आपका व्यूज डील को लेकर?
देखिए डील तो ठीक ठाक है दोनों कंपनीज के लिए, बट एबी फैशन जैसा हम सब जानते हैं कि इनडायरेक्ट प्ले है बेसिकली, कि जो अर्बनाइजेशन या कंज्यूमराइजेशन है वहां पे और ज्यादा फुटप्रिंट आगे चल के बढ़ेगा, ब्रांडेड पे शिफ्ट होगा, अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वाला शिफ्ट होगा। तो बहुत सारी स्टोरीज है। कभी भी ऐसा डायरेक्ट वैल्यूएशन प्ले तो एबीएफआरएल था नहीं, ब्रांड पे प्ले था, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो जब भी सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव होता है तो वो आता है। अभी 800 करोड़ इनको जुटाने भी हैं इस काम के लिए, तो मुझे लगता है कुल मिला के थोड़ी सी लीवे है, लीवरेज भी बढ़ेगी। और प्लस एक नया एक्विजिशन है एमएनडे में, हम सब जानते हैं कि सक्सेस रेशियो 15-20% ही होता है, वो भी ऑप्टिमिस्टिक 10% ही होता है नॉर्मली। तो वो रिस्क ऑब्वियसली, जैसा अभी आशीष भी बोल रहे थे कि दूसरी ब्रोकिंग हाउसेज ने भी बोला है कि वो भी एक रिस्क रहता है, छोटे छोटे सारे एक्विजिशन को प्रॉपरली मर्ज करना। तो मुझे लगता है कुल मिला के अनसर्टेनिटीज काफी रहेंगी। हो सकता है आप जो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स अगले साल 1.5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो सकता है थोड़ा टाइमलाइन जो स्ट्रेच होके 2.5-3 साल हो जाए, तो बाजार उस चीज को थोड़ा सा डिस्काउंट करता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका है तो ठीक है, क्योंकि स्टॉक ऊपर से पहले ही काफी शायद करेक्ट हो चुका है काफी डिसेंटली। तो मुझे लगता है फेयर वैल्यू यहाँ से करीब 50-60 रुपए ऊपर आ गई थी, आती थी। तो ग्रेजुअली अब ये डील वील होने के बाद थोड़ा सा टाइम आप अगर एक्सटेंड करते हैं, 2.5 से 3 साल अपना व्यू रखते हैं, तो मुझे लगता है आपको यहाँ से 60-70 रुपए एडिशनल मिल जाएंगे अपसाइड पे। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा, हाँ, आपको नंबर्स में हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट वगैरह जितनी शायद दिखनी चाहिए थी, अब उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। रफली 300 एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 साल में स्टॉक के लिए, भी फैशन के लिए। हाँ जी। अब दिक्कत, इनफैक्ट पिछले 12 महीनों का एक बार चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। ये पहला एक्विजिशन नहीं है एबी फैशन के लिए। इससे पहले आपको याद होगा इन्होंने आई थिंक पिछले साल जून में 8 डिजिटल ब्रांड्स अनाउंस किए थे। बेवकूफ उसमें से था, कई सारे नाम थे उसमें। उससे पहले सब्यसाची के साथ टाई अप है, हाउस ऑफ मसाबा के साथ टाई अप है, कई नामी डिजाइनर्स के साथ, सब्यसाची के साथ इनका टाई अप है। लेकिन इस स्टॉक ने ज्यादा कुछ डिलीवर करके दिया ही नहीं। जितने बड़े टाई अप से करते जाते हैं उतना अंडर परफॉर्मर ये स्टॉक साबित होता है। 52 वीक लो पे है इनफैक्ट। एक्चुअली हर्षदा, इस पूरे ग्रुप में जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं उनमें यही प्रॉब्लम है कि वो ब्रांड बड़ा है लेकिन स्टॉक्स कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब इवन अगर आप इनके बाकी बिजनेसेस देखें, चाहे वो एबी कैपिटल हो, वहाँ पर भी यही तकलीफ आई है कि कोई भी उनका बिजनेस जो है वो मार्केट लीडिंग या नंबर 2 प्लेयर नहीं है। हाँ। ये एक मेरे ख्याल से बड़ी दिक्कत है। और ये इंडस्ट्री काफ़ी कंपेटिटिव है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ना अभी और कंसोलिडेशन होना है। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2-3 ही बड़े प्लेयर रह जाएंगे और उनके बीच में फिर लड़ाई होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग। और कंपेटिटिव बहुत है। मतलब आप ऑनलाइन जाएंगे ना, तो हर जगह इतने डिस्काउंट मिलते हैं कि आप मतलब लोग मॉल में जाते हैं, वो देख लेते हैं क्या लेना है, उसको फिर ऑनलाइन ढूंढते हैं और वहीं से शॉप से ऑर्डर कर देते हैं उसी को वो ऑनलाइन। मतलब ये तो हालत है इस समय, ताकि फिर रिटर्न के चक्कर में ना पड़े। हाँ, तो ये इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर बहुत है। मतलब और अभी इन्होंने लिया है, जैसे कहते हैं ना, एक बायर्स कर्स भी है और सेलर बेचारा, उसकी तो खैर वैल्यू खुद की इतनी कम हो रही है। तो इसके लिए ये मतलब डील इस समय तो लूज साबित हो रही है दोनों के लिए। नॉर्मली विन 1 लूज 1 ऐसा कुछ होता है या विन विन होता है। ये एक ऐसी डील होती है जिसमें लग रहा है कि दोनों ही प्लेयर्स जो है वो लूज कर रहे हैं। इसके लिए मार्केट ने दोनों को पनिश किया एक्चुअली। मानस, एबीएफआरएल आप कई दफा ट्रैक भी करते हैं, ये बताइए आज का ये जो करेक्शन है किस तरफ ले जाएगा स्टॉक को? कुछ फिर 200 के नीचे दिखेगा क्या? बहुत ज्यादा चांसेस है हर्षदा जी। उसका देखिए रीजन ये है कि 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत कोशिश की स्टॉक ने सस्टेन करने की, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। और 210-208 की रेंज में एक सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि शायद 190-188 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करेगा। तो ट्रेंड वीक है, इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है स्टॉक में। एबी फैशन आपकी स्क्रीन पे 203.80 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा मानस, कुछ ट्रेड चेक्स ले लूं। अगर कमेंट्स थोड़ा सा नीचे आया है और इट्स 1619, क्या करें? अभी होल्ड रखें या फिर एक बार के लिए थोड़ा सा करीब 10 रुपए का स्विंग आया, डाउन स्विंग, क्या करना चाहिए? उसके बाद दूसरे ट्रेड पे आता हूँ। मानस, मेरा समझना है कि बने रहना चाहिए। देखिए 1605 स्टॉप लॉस है और 16-20-22 के आसपास कॉल दिया था, तो आई थिंक कोई खास लॉस नहीं है। आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। ब्रेकआउट क्लियर दिखता है चार्ट्स पे और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से 30-40 रुपए का अपसाइड आपको कमेंट्स में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमें मार्क करके रखा था ट्रेड, और कमेंट्स हल्का सा साइडवेज इसलिए हो गया क्योंकि अभी सबसे वाइल्ड स्विंग आ रहा है एबीबी में। डायरेक्टर साहब, एबीबी का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। अभी एबीबी में लगभग आप समझ लीजिएगा कि आधे घंटे के अंतराल में करीब
55 रुपए का स्विंग आया है। अब हालांकि थोड़ा सा नीचे तो रहा है 3805 से, लेकिन 3787 पे ट्रेड करता हुआ 55 रुपए का स्विंग सिर्फ इसी कॉल के दौरान आया है। तो एबीबी माइलेज लेता हुआ कमेंस थोड़ा सा साइडवेज हो गया, स्लाइटली ऑन द बैक फुट। फिर ऑटो पे एक बार फिर से आइए और देखिए पिछले 10 मिनटों में कहाँ एडिशन हुआ है। लुक एट अपोलो टायर्स, ये कुछ हद तक चार्ट एग्जैक्टली इंडियन होटल्स की तरह ही है। एक बार शिल्पा जी 376, हमने शुक्रवार या गुरुवार को इसकी 370 की कॉल पे काम किया था। अब क्या डेल्टा ड्रिफ्टिंग करनी चाहिए 390 380 की तरफ शिल्पा जी? आई एम सॉरी वीरेंद्र जी, कौन सा काउंटर? LIC हाउसिंग फाइनेंस? अपोलो टायर्स शिल्पा जी, अपोलो टायर्स। एक सेकेंड, अपोलो टायर, 1 मिनट जी। अपोलो टायर डेफिनेटली आपको एक यहाँ पे 360 के ऊपर तो इसका सस्टेनेंस बहुत ज़रूरी है फॉर टारगेट्स ऑफ 400 एंड अबव। तो आपका यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 360, लेकिन ऑफकोर्स वो डीप है तो आपको ऑन डिक्लाइंस थोड़ा उसमें बाय करना चाहिए। टारगेट्स ऑफ 395 टू 400 वेरी मच लाइकली। अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग भी 400 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अपसाइड वहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे 350 360 पे भी पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। बाय ऑन डिक्लाइंस and go for targets of 395 to 400. ओके 395 टू 400 के टारगेट्स अपोलो टायर्स में से। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी आपसे ही लेंगे, तो बताइए क्या ट्रेड होगी इस समय की? मेरा अभी का ट्रेड रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी एक ब्रीफ इंट्राडे ब्रेकआउट पे है जो 370 के ऊपर अभी सस्टेनेंस दिखा रहा है। ये होल्ड करता है तो आपको इमीडिएट लेवल्स पे 395 टू 400 टारगेट्स और LIC हाउसिंग फाइनेंस पे भी देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आपका ऑप्शन ट्रेड लेना है 380 का कॉल ऑप्शन, जो रफली अभी 6 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 4 रुपये का लगाना है एंड टारगेट्स ऑफ 10.8 एंड 12.4 के लिए का कॉल लेकर चले LIC हाउसिंग फाइनेंस का, और 10.4 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर करीब 6 रुपये 10 पैसे पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो ये हुआ आपका सस्ता ऑप्शन। मानस बताइए FNO सुपरस्टार। देखिए FNO सुपरस्टार के लिए लॉरेंस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर 2 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन इस कंसोलिडेशन में स्टॉक अपने 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। आज हमें फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम क्लियरली दिखते हैं, तो लॉरेंस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। 320 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 340 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, और ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 325 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, लॉरेंस की 325 की कॉल यहाँ पे मार्क कर ली गई, ट्रेड कर रही है 1150 पे। याद रखिएगा फार्मा में बीते कुछ समय में काफी स्ट्रांग हुआ है, स्पेशली अगर आप 1230 टू 230 देखें, स्ट्रॉन्ग मूव दिया है इस स्पेस ने। विकास आलूके जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार पिक करने के लिए। विकास क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखो मैंने लास्ट वीक भी सोनाकॉम के बारे में मेंशन किया था अपने चैनल पे। यहाँ पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग है, हमने हमारे मंथली रिपोर्ट में भी इसको शामिल किया हुआ है। यहाँ पे टारगेट जो बन रहे हैं यहाँ के ऊपर के 570 का टारगेट यहाँ पे एग्रेसिवली हमें लगता है कि ये काउंटर ऊपर में निकल जाएगा, और नीचे में अभी फिलहाल तो जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा वो 500 के आसपास का। तो 500 के स्टॉप लॉस में सोनाकॉम को बाय करना है। ऊपर में 570 के टारगेट यहाँ पे कम, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक के पहले ही यहाँ पे देखने मिलेंगे, जिस हिसाब से इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है और वापस एक अप ट्रेंड यहाँ पे देखने मिला है। लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर भी अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, तो सोनाकॉम यहाँ पे अच्छा लग रहा है 570 के टारगेट। ओके चलिए फिर ये बात हो गई सोना PLW की। मिड कैप फंडा के लिए अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी क्या स्टॉक चूज किया आपने? जी हमारा आज का मिड कैप फंडा है सेंचुरी प्लाई। हमारा ये मानना है कि रियल एस्टेट में ग्रोथ इंडिया में काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए अगले काफी टाइम तक, और उसका फायदा वुड पैनल इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। सेंचुरी प्लाई देश की बड़ी बड़ी वुड पैनल कंपनीज में से एक है, डाइवर्सिफाइड है, वुड पैनल के सारे सेगमेंट्स में इनकी प्रेजेंस है। तो हमारा ये और कंपनी ने काफी अग्रेसिव रखा है अपने ग्रोथ टारगेट्स को। अगले 6-7 सालों में वो अपने टॉप लाइन को लगभग 4 गुना करने की बात कर रहे हैं, 12,000 करोड़ के आसपास, जो अभी करीब 3-3,500 करोड़ है। तो लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव रहना चाहिए इंडस्ट्री के लिए भी और इस कंपनी के लिए भी, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है। 1760 करोड़ के आसपास का कैपेक्स ऑलरेडी कंपनी कर रही है,
जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। हमें लगता है जैसे जैसे इनका जो मिक्स है वो भी एमडीएफ और इसकी तरफ मूव होता है, वैसे वैसे इनको काफी फायदा होना चाहिए, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। कंजर्वेटिवली अगले 2 साल में हमें लगता है 15 से 18% की टॉप लाइन ग्रोथ और अर्निंग्स FY25 में करीब 20-21 रुपए के आसपास आ सकती है। तो 30-35 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल सकता है, लार्जेस्ट प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। तो हमें लगता है 650-700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से सेंचुरी प्लाई एक काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट है। सेंचुरी प्लाई में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस समय। चलिए आपके लिए मैं सारे ट्रेड्स फटाफट से रिकैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन के साथ शुरुआत हुई। LIC हाउसिंग फाइनेंस 380 का कॉल 6 रुपए 10 पैसे पर दिया, 6 रुपए 35 पैसे पर आ गया। टारगेट याद रखिएगा 10 रुपए 40 पैसे है। फिर लॉरेंस लॉ बाया एफनो सुपरस्टार के तौर पर 340 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 320 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चार्ट के चमत्कार में सोना BLW पिक किया गया या फिर हम सोना कॉमस्टार जिसे कहते हैं। 570 का टारगेट और 500 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। स्टॉक वैसे 4% ऊपर और सेंचुरी प्लाई पर नजरें इस समय शरद की, जहां पर 650 to 700 के टारगेट्स दे रहे हैं। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स जिनमें एक अच्छा खासा मोमेंटम है। अच्छा, एक दो ट्रेड्स और सीमेंट पर एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर है जो काफी क्लोजली राजेश सातपुते की नजर होती है इन स्टॉक्स पर। आपकी दालमिया भारत पर नजर गई है क्या आज राजेश जी? 3.5% के गेन्स 2091 के लेवल्स। जी जी हर्षदा जी, ये भी रडार पे था। लेकिन देखिए थोड़ा एक रेजिस्टेंस था करीबन, इसलिए मैंने इसको इमीडिएट 2 बजे नहीं दिया, लेकिन रेजिस्टेंस पार किया है 2070 2075 ये क्लस्टर था जो अर्लियर स्विंग हाई था। तो मेरे हिसाब से इसके बाद कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे जो टारगेट बन रहा है वो कम से कम बन रहा है 2200 का। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको बाय करना है 2070 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा 2050 का। थोड़ा सा डीपी रख रहा हूं मैं इन एंटिसिपेशन ऑफ लिटिल बिट ऑफ वोलेटिलिटी। सो 2050 के स्टॉप लॉस के साथ दालमिया भारत लॉन्ग होगा और टारगेट जैसे मैंने कहा ये कम से कम 2200 तक जाएगा, 2200 2220। दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। ओके, चलिए ये बात हो गई डालमिया भारत सीमेंट की। इस समय टिकर पर आपको एक फ्लैश दिखाई देगा। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि ब्रुकफील्ड जो है अपना हिस्सा बेचने की यहाँ पर तैयारी कर रही है, और ये एक इस समय न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर। हालांकि देखते हैं कितना इम्पैक्ट आएगा इसकी वजह से, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं अनुज। लास्ट जब 1% नीचे था, अब 1.5% की गिरावट आ गई है। एग्जैक्टली, तो कुछ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मूव है नहीं यहाँ पर, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी है ये शायद। ऐसा कुछ उसमें पढ़ रहा था मैं, ये भी लिखा था कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से ये स्टेक जो है ये शायद इनको बेचना पड़ रहा है। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, फिर अपने अगले एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा। मिहिर जी, गुड आफ्टरनून। शानदार रैली मार्केट में। एक फ्राइडे को बस मार्केट ने एक क्लियरली एक शेकआउट दिया और अब वापस इस स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट पर। इस रैली को आपने किस तरीके से देखा है, क्योंकि काफ़ी शानदार ये रैली रही है और काफ़ी ब्रॉड बेस रही है ये रैली। काफ़ी मतलब पिछली बार वाली रैली काफ़ी नैरो थी, लेकिन इस बार पार्टिसिपेशन काफ़ी ब्रॉड रहा है। आपका व्यू? मेरे जी सॉरी, आपको शायद अनम्यूट करना होगा। हाँ, सॉरी। बिल्कुल, नमस्कार। ये रैली मैं थोड़ा कहूंगा सरप्राइजिंग रही है, क्योंकि अगर ग्लोबल डेटा पॉइंट देखें तो अभी भी नेगेटिव हैं। US में भी जो इन्फ्लेशन वगैरह है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो ऊपर जाने के ही ट्रेंड्स दिख रहे हैं। और इंडिया में जो है कंजम्पशन एक तरह से अभी तो रोबस्ट है, लेकिन देयर आर सम पॉकेट्स जहां पे थोड़ी वीकनेस दिख रही है। तो ये माहौल में इतनी अच्छी रैली होना बिट ऑफ अ प्लेजेंट सरप्राइज था, मैं कहूंगा। एंड आवर व्यू इज अ लिटिल बिट कॉशियस एट दिस पॉइंट इन टाइम। जब आप कॉशियस व्यू रख रहे हैं मीर, क्या हेडविंड्स हैं जिसको लेकर आपको इस समय चिंता है? क्योंकि अब तक हमने जो नंबर्स देखे हैं भारतीय कंपनियों के, लार्जली ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बारिंग अ फ्यू। व्हाट सीम्स टू बी द रीजन? तो एक तो यह है कि जो ग्लोबली जो वॉलेटिलिटी हो रही है वो काफी रैपिडली चेंजिंग सिनेरियोज के बेसिस पे हो रही है। एक दिन मार्केट और US मार्केट्स खास करके कहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और फेड का जो है
टाइटनिंग का जो रवैया है, हॉकिश रवैया है, वो शायद अब पीक पे आ गया है, इससे ज्यादा हॉकिशनेस नहीं होगी। लेकिन 2-3 दिन के बाद डेटा बहुत ही स्ट्रांग आता है, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट डेटा भी काफी स्ट्रांग है, और फिर अगेन ये नैरेटिव बनता है कि इंटरेस्ट रेट्स शायद अभी भी और बढ़ने की गुंजाइश है। और जैसे हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स खास करके यूएस में बहुत बड़ा मायने रखते हैं मार्केट्स के बिहेवियर को और फंड फ्लोज को, ग्लोबल मार्केट्स को। तो क्योंकि इस पे डॉलर का भी इम्पैक्ट आता है, ऑयल प्राइस पे भी इम्पैक्ट आता है, एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल से ये जो वॉलेटिलिटी है वो अभी भी कई महीनों के लिए बरकरार रहेगी। यूएस में स्लो डाउन होने के अच्छे चांसेस हैं, और जैसे कि हमारा भी एक्सपोर्ट सेक्टर काफी रीजनेबल साइज का है, उसमें भी एक स्लो डाउन आ सकती है। तो मैं कहूंगा कि ग्लोबल मैक्रो जो है वो एक अनिश्चित है, उसकी वजह से हमारा जो व्यू है थोड़ा कॉशियस है। डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी खराब नहीं कर रही है, मोमेंटम अभी भी ठीक है, लेकिन जब ग्लोबल सिचुएशन चेंज होती है तो उसकी असर शॉर्ट टर्म में तो इंडिया को पड़ती है, लॉन्ग टर्म में इतना फर्क नहीं पड़ता। मिहिर जी, ये लास्ट अगर आप एक महीने को देखें जिसमें आपको एक इंटरेस्ट रेट की जो हाइक की प्रोसेस था उसमें एक पॉज मिला, इस एक महीने में सबसे कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस के साथ जिसे कहते हैं ना मूव आया वो है एनबीएफसीज। और मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं ये कहूंगा नहीं कि आप इस पर टिप्पणी करें स्टॉक पे, लेकिन आप पूरे सेक्टर पर टिप्पणी करिएगा। ये स्टॉक्स एनबीएफसीज में जो कि हायर लेवल से लगभग 30-35% रिट्रेस हो गए थे, बहुत हैवी वेट्स, इंडेक्स हैवी वेट्स, बाजार उनको बहुत स्ट्रांगली चेज कर रहा है। क्या अभी यहाँ से और अपसाइड बाकी है? क्या चेज करना चाहिए स्पेस को? एनबीएफसीज, एचएफसीज, इन पर आपका व्यू? बिल्कुल। इनके जो गिरने का कारण था वो ही बढ़ने का कारण है। गिरने का कारण ये था कि आरबीआई और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने जो टाइटनिंग का माहौल किया हुआ था, उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जिसके पास रिटेल डिपॉजिट्स, रिटेल लायबिलिटीज, रिटेल सेविंग्स अकाउंट है, उनको बहुत फायदा होता है। एनबीएफसीज टिपिकली जो होते हैं होलसेल बोरोवर्स होते हैं, तो जब आरबीआई जो रेफरेंस रेट बढ़ता है तो उनकी बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली बढ़ती है। उसकी वजह से हमने देखा जब आरबीआई ने लास्ट 15 महीने में करीबन 3 से 3.5% का जो हाइक हमने देखा है, उसके कंपैरिजन में एनबीएफसीज की बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ने की उम्मीद थी और वो हुई है। तो जब भी एक टाइटनिंग का माहौल रहता है तो एनबीएफसीज अंडर परफॉर्म करती है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स। लेकिन अब जैसे हमने डिस्कस किया कि लास्ट 1-2 महीने में माहौल ऐसा बन रहा है कि शायद आरबीआई ने जो हॉकिश रवैया अपनाया था वो एक पॉज पे आ सकती है, जो और मे बी आफ्टर 3 or 4 क्वार्टर्स रेट कट की भी बात हो सकती है। तो जो सबसे पीक जो भय था कि ये रेट्स बढ़ते ही जाएंगे, वो भय कम हो रहा है। इसकी वजह से एनबीएफसी जो काफी अंडर परफॉर्म करी थी वो अब जाके नॉर्मलाइज हो रही हैं। ओके, मेहर जी, एक क्लियर रैली इस समय है कंजम्पशन में, चाहे आप डिस्क्रिशनरी देखें, नॉन डिस्क्रिशनरी देखें। आज ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, एफएमसीजी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, निफ्टी कंजम्पशन ऑल टाइम हाई पर, और ऑब्वियसली अगर बजाज फाइनेंस भी इस तरीके की रैली दिखा रहा है तो मतलब कंजम्पशन अच्छा कर रही है, तभी जो फाइनेंस कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शंस भी अच्छे हो रहे हैं। एग्जैक्टली, जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर। लेकिन क्या वैल्यूएशंस अभी भी सपोर्टिव है यहाँ पर या थोड़े प्रोहिबिटिव हो गए हैं? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि टिपिकली जो वैल्यूएशंस होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो एस्टिमेट्स हैं उसकी चेंज कहाँ हो रही है। तो अगर एक कोई वैल्यूएशन एक नंबर से शुरू होता है, लेकिन अर्निंग्स जो एस्टिमेट्स होते हैं, प्रॉफिट की जो उम्मीद होती है वो अगर बढ़ती जाती है, तो मैंने देखा है कि वैल्यूएशंस कम मायने रखते हैं, स्टॉक्स अपने आप परफॉर्म करते हैं। और कंजम्पशन में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है ही हमारी इंडियन इकोनॉमी की, कंजम्पशन की, और वो पिछले कुछ डेटा पॉइंट्स अच्छे आ रहे हैं। सबसे बड़ा ये एक जो ड्राइवर है मेरे ख्याल से, ऑयल प्राइसेस का जो करेक्शन हुआ है लास्ट 2 महीने में, वो इंडिया के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन और जो महंगाई का दर है उसमें काफी बेनिफिट हो सकता है इंडिया को। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कंजम्पशन में जब तक एस्टिमेट्स बढ़ते रहेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ की एस्टिमेट बढ़ते रहेंगे, तो वैल्यूएशंस कम मायने रखेंगे। जो एक जो थीम होता है ना, वो चलता है। एक और जो पेन पॉइंट था, क्योंकि आप वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से चिंता जाहिर कर रहे थे मिहिर जी, वो टेक्नोलॉजी कंपनियों को लेकर थी।
हमने नंबर्स देख लिए हैं Q4 में, Q1 को लेकर भी थोड़ा सा कॉशन है, Q2 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा होप है कि सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो क्या आपने कुछ पैसा कमिट किया है हाल फिलहाल में एनआईटी कंपनियों में इन दो होप कि ये जो पेन है वो शॉर्ट टर्म का ही रहेगा, एट द मोस्ट 1-2 क्वार्टर? और देखिए हर्षदा, मेरा लॉजिक इसमें भी सेम रहता है कि जब अर्निंग्स अपग्रेड होते हैं तो वैल्यूएशंस का कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब अर्निंग्स डाउनग्रेड होते हैं, कोई सेक्टर वीकनिंग शुरू होती है, तब भी वैल्यूएशंस के मायने नहीं रखते। जितना भी सस्ता हो कोई सेक्टर, अगर अर्निंग्स जब प्रॉफिट के एस्टिमेट्स घटते हैं तो फिर वैल्यूएशंस के इतनी इंपैक्ट नहीं होती है। और जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, पिछले एक साल से हमारा बेसिक कॉल ये रहा है कि इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंजम्पशन एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट रिवाइवल की वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी बेटर करेगी। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आउटवर्ड लुकिंग सेक्टर्स हैं वो कम परफॉर्म करेंगे। तो इसकी वजह से जब पिक एंड चूज करना होता है तो कहीं तो अंडरवेट जाना ही होता है। तो आईटी पे हम अंडरवेट हैं और फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल, कंस्ट्रक्शन एंड टू सम एक्सटेंट सम डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हम वहां ओवरवेट है जो डोमेस्टिक लुकिंग है। अच्छा मिहिर जी, एक स्पेस जिसने डिलीवर नहीं किया था लेकिन फरवरी मार्च में पॉसिबिलिटी बन रही थी कि डिलीवर करेगा, दैट वाज आई थिंक वाइट गुड सेगमेंट। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मई का महीना है, तारीख है 8 मई, नोएडा का टेम्परेचर इस वक्त 36 डिग्री है। मतलब सही मायने में जो सबसे दुर्लभ काल होता है इन कंपनियों के लिए, वो तो इनका ठंडा गुजर गया। वाइट गुड सेगमेंट पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, अभी भी मैं देख रहा हूं कि ओवरऑल इकोनॉमी में जो रिकवरी आ रही है वो के शेप रिकवरी है। तो मेरे ख्याल से व्हाइट गुड्स ऑफ कोर्स प्रीमियम सेगमेंट आते हैं, बट विद इन व्हाइट गुड्स अगर देखें तो जो हायर एंड मॉडल्स हैं टीवी के वगैरह के, उसमें बिकवाली हो रही है, लोअर एंड में नहीं हो रही है। एफएमसीजी में रिकवरी थोड़ी कम है, कार्स में रिकवरी ज्यादा है, टू व्हीलर्स में कम है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये के शेप रिकवरी चलता ही रहेगा और उस तरह से हम कंजम्पशन में हम प्ले कर रहे हैं। इस समय मिहिर जी ये बताइए, कंजम्पशन में ऑफ कोर्स के शेप रिकवरी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री होती हुई दिखाई दे रही है, मास प्रोडक्ट्स की बिक्री में पिकअप आना अभी भी बाकी है। आप इस समय अगर नया पैसा कमिट कर रहे हैं तो वो कहां पर कमिट किया जा रहा है? विद इन कंजम्पशन के ओवरऑल मार्केट में? ओवरऑल मार्केट में अभी भी हमारा फाइनेंशियल्स पे व्यू पॉजिटिव है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बैंक्स और एनबीएफसी दोनों पे पॉजिटिव है। पहले हम बैंक्स पे ज्यादा पॉजिटिव थे, अब एनबीएफसी पे भी हम पॉजिटिव हो रहे हैं, जैसे हम, क्योंकि हमने रीजंस तो डिस्कस किए थोड़ी देर पहले। और हमारा जो सबसे बड़ा जो ओवरवेट पोजीशन है वो इंडस्ट्रियल्स है, खास करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक, डिफेंस और रेलवे वाली जो थीम्स है उसमें। रेलवे में कुछ समझ में आ रहा है कि ट्रिगर क्या रहेगा? इज इट ओनली द कैपेक्स जिस पर कंपनियां बेट करी? अब क्योंकि आपने कहा रेलवे में पैसा लग रहा है, तो इस थीम को अगर और थोड़ा सा समझा सके। देखिए, डिफेंस, पहले अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो रोड्स पे तो फोकस काफी सालों से रहा है और वो काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम बॉम्बे में देखें, दिल्ली में देखें, काफी जगह पे अर्बन इंफ्रा, मेट्रो वगैरह का काम हो ही रहा है। लेकिन पिछले 2-3 साल से जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस और रेलवेज में रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में प्रोक्योरमेंट तो बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर हम कहेंगे कि जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का जो थ्रस्ट है वो बहुत बड़ी एक कॉल है, बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट ने जो लिया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। सिमिलरली रेलवेज भी अगर देखें तो 2-3 ट्रिगर्स हैं। एक तो जैसे हमने देखा कि वंदे भारत की सक्सेस से नाउ दे आर स्केलिंग अप द नंबर ऑफ ट्रेन्स ड्रामेटिकली। मेट्रो काफी सिटीज में बहुत जोरों से काम हो रहा है मेट्रो का। और ओवरऑल अगर देखें कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक लेइंग ऑफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स एंड अपग्रेडिंग ऑफ द रोलिंग स्टॉक में जो बजट था, जो 80,000 करोड़ का कैपेक्स बजट था रेलवे का 3-4 साल पहले, वो अब जाके 2.5 लाख करोड़ हो चुका है। तो एक बहुत ही मल्टीपल टाइम जो कैपेक्स बजट रेलवे का गवर्नमेंट अनाउंस किया है उसमें काफी सारी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को फायदा होगा और ये काफी बड़ा डिफरेंस है एटीट्यूड में। मीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार पूछ रही थी कि कौन खरीद रहा है रेलवे कंपनियां, और आप जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने दरअसल इन्वेस्ट किया जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो मिहिर वोरा साफ करते हुए कि क्या प्रेफरेंसेस हैं इस समय इन्वेस्टमेंट के, थोड़े से कॉशियस है लेकिन ऑप्टिमिस्टिक जरूर है। चलिए अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। कल आने वाले नतीजों पर फोकस करेंगे। पहले एसआरएफ रेडार पर रखेंगे।
हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं बताने के लिए कि क्या एक्सपेक्ट करता है मार्केट। सुमित, तो पहले एसआरएफ की बात कर लेते हैं। एसआरएफ के नंबर्स कल हैं और स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं, 10-11% नीचे अपने साल के ऊपरी स्तरों से। रेवेन्यूज करीब 6% बढ़ने का अनुमान है, 3,770 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज रहेंगे। मुनाफा वाई बेसिस पे 7.5% टूटने का अनुमान, 560 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर मुनाफे का नंबर रह सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़े प्रेशर में 2.5% के आसपास की गिरावट हैगी, 26.5 से गिरकर 24.5 के आसपास। और इबिटा फ्रंट पर करीब 930 से 948, वो बेस की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर डिक्लाइन आपको दिखाई पड़ेगा। केमिकल स्पेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, 28% की बढ़त वहां पर रहने का अनुमान है वाई बेसिस पर, लेकिन सीक्वेंशियली थोड़ा सबड्यूड रहेंगे। पैकेजिंग और टेक्निकल टेक्सटाइल स्पेस के अंदर वाई बेसिस पे भी थोड़ी सी कमजोरी रहने का अनुमान बाजार लगा रहा है। पैकेजिंग स्पेस में 5% की, टेक्निकल टेक्सटाइल स्पेस में 2% की गिरावट शायद वाई बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से कंपनी के ईबिटा में एक बेस के अलावा एक दूसरी वजह जहां पर जो कंपनी के ओवरऑल ईबिटा के अंदर डिक्लाइन लाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वाई बेसिस पे वैसे नंबर फ्लैट टू पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन दो सब सेगमेंट के अंदर परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढीली आते हुए दिखाई पड़ सकती है। ओके, चलिए बात होगी एसआरएफ की। शरद जी, सॉरी, काम करते हैं इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं फिर। शिल्पा जी, इस स्टॉक पर कोई व्यू आपका, अगर आपने ट्रैक किया हो तो? एसआरएफ जी बिल्कुल, एसआरएफ इनफैक्ट हमारे रेडार में 2400 जोन से ही है, जिसको हम लोग कंटिन्यूसली बाय पे ही दे रहे हैं। पोजिशनल टारगेट्स हम लोग का 2800 है। अगर आप आज का भी मूवमेंट देखेंगे तो 2562 पे अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 2500 पे भी बहुत अच्छा पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जो अभी आपको एक सपोर्ट बेस ऑन द इमीडिएट बेसिस दे रहा है। तो आपको अगर थोड़ा यहाँ पे पोजिशनल प्ले लेना है तो 2480 के स्टॉप लॉस से लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2770 एंड 2820। ये फिलहाल टारगेट्स आपके लिए एसआरएफ के आते हुए। अच्छा, साथ ही लुपिन के भी नतीजे आएंगे और मेरे ख्याल से कल हम फ्राइडे को यानी कि या ओवर द वीकेंड अजंता एलम्बिक के नंबर्स देख चुके हैं। अब लुपिन आएगा और यहाँ से आगे वो सिलसिला शुरू होगा बाकी फार्मा बड़ी कंपनियों के नंबर्स का। सुमित, ये बताइए लुपिन से क्या एक्सपेक्टेड है? लुपिन देखिए, अगर वाई देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। घाटे से मुनाफे में लुपिन आने का अनुमान वाई बेसिस पे लगाया जा रहा है। रेवेन्यूज करीब 7% बढ़ने का अनुमान, 4136 करोड़ 3883 करोड़ से बढ़ के साल दर साल तिमाही, मतलब साल दर साल ही कंपनी का ईबिटा आधे से यानी कि 268 करोड़ से बढ़ के सीधे 510 करोड़, तो दोगुना होने का अनुमान वाई बेसिस पे आप ईबिटा फ्रंट पर लगा रहे हैं। मार्जिन भी जो 7% है वो बढ़ के सीधे 12% पहुंचेंगे, तो वहां पर भी डबल का एक नंबर होगा। ये वाई बेसिस पे एक अनुमान बाजार लगा चल रहा है, गिर नहीं रहा है, बढ़ रहा है। और ईबिटा भी 90% बढ़ने का अनुमान है। और घाटे से मुनाफे में आएगी, 517 करोड़ का घाटा था जिसके सामने कंपनी करीब 156-157 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट करेगी, ये वाई बेसिस पर। सीक्वेंशियली ये नंबर करीब 510 करोड़ के सामने 536 करोड़ रुपए, मार्जिन 12% पे फ्लैट, रेवेन्यू फ्लैट, मुनाफा करीब 156 करोड़ 153 करोड़ के सामने। तो तिमाही दर तिमाही कंपनी का नंबर फ्लैट है। वाई बेसिस पे लो बेस की वजह से कंपनी के नंबर्स में एक बढ़िया जंप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2-3 चीजें क्रूशल हैं। पहला तो जो यूएस बिजनेस है वहां पर अपटिक आते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो फ्लू प्रोडक्ट्स हैं वहां पर इनकी डिमांड काफी स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़ रही है। और जो एल्ब्यूटिरोल जो कंपनी का एक प्रोडक्ट है वहां पर भी मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो वो भी कंपनी के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाई बेसिस पे नंबर स्ट्रांग, लोअर इनपुट कॉस्ट का भी एक बेनिफिट, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट। तो अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लुपिन में सालाना आधार पर। हालांकि तिमाही पे भी अगर अपटिक आ गया तो बाजार बढ़िया रिएक्शन देगा। जी हाँ, हालांकि अगर आप देखें, आपने कहा कि सुमित बेस इफेक्ट ज़्यादा यहाँ पे विजिबल होगा लुपिन के नंबर्स पे, लेकिन याद रखिएगा लुपिन बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में प्रायर टू अर्निंग्स, और पूरा अप्रैल डोमिनेट किया इसने 200 एक्सपोनेंशियल गेज के ऊपर। हालांकि एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि सुमित कहते हैं कि अगर कुछ अपटिक्स आए तो अच्छा मूव आएगा, बट प्री नंबर्स प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लगभग 29 मार्च को 640 से लेके लगभग 740 का प्राइस आ चुका है। लेकिन इस वक्त फार्मा में कुछ डोमिनेट कर रहा है, तो वो है ग्लेनमार्क। एक सुपर अप्रैल के बाद, सुपर रोलोवर्स के बाद अप्रैल में, मई में अब ये 8 मई को 570 को स्ट्राइक करता हुआ, दैट मीन्स ये अब अगस्त 2021 के पूरे सप्लाई जोन को पार कर गया। बीते 1 घंटे में फार्मा
फार्मा और फार्मा जो कि डोमिनेट कर रहा है। एक चेक चाहूंगा आपसे मानस, ल्यूपिन पर एक तो रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा जिसके नंबर सुमित बता रहे थे अभी, और ग्लेनमार्क 570 डे हाई, इस पर क्या अप्रोच रहेगी? तो देखिए लुपिन में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि 200 मूविंग एवरेज रीच हुआ है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं और अभी भी 719 के स्टॉप लॉस से 750 रुपए के टारगेट के लिए आप लुपिन में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। और वैसे ही ग्लेनमार्क में भी देखिए फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया बीटीएसटी कॉल हो सकता है ग्लेनमार्क में, जहां पर आपको 559 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। ये कैश लेवल्स है, लेकिन ऊपर की तरफ 590 रुपए तक के टारगेट आपको शायद कल ही ग्लेनमार्क में देखने को मिल जाएंगे। ग्लेनमार्क 570 आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और अच्छा स्विंग देता हुआ। इस बीच एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं और उसमें जिनमें सुबह सीएनबीसी आवाज की कॉल शामिल थी, जरा एक बार लेके आइए क्योंकि ट्रेड्स को जब हम ओपन करते हैं तो ट्रेड्स को जो है वो क्लोज भी करना पड़ता है। एक बार आप इंडिगो लेके आइए 2203 पे 2204 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। 2188 पे चंदन तापड़िया जी ने आज सुबह सुबह रिकमेंड किया था और इंट्राडे स्विंग जो था वो सुबह सुबह का एक अच्छा स्विंग था। पैसा बना लेकिन उतना वाइल्ड नहीं, 2215 पे जाके सिंक हो गया, लेकिन फिर एक अटेम्प्ट लेता हुआ टू क्लोज एट 2204, मतलब क्लोज शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम क्लोजिंग के बेहद नजदीक हैं। और ये क्लोज इंडिगो का याद रखिएगा 4 मार्च 2022 के बाद, यानी 13 महीने का सबसे हाईएस्ट क्लोज होगा। एक बार आपकी राय जानना चाहूंगा यहां पर राजेश जी, 2204 सुबह चंदन का ट्रेड था, स्ट्रॉन्ग वेरिएशन यहां पे हुआ है, कन्विक्शन है आपका कि इसे कैरी किया जाए? कन्विक्शन देखिए, काउंटर में स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसे कैंडल स्टिक पे देखें या इवन टेक्निकली थोड़ा सा देखें तो मुझे लगता है थोड़ा ओवर स्ट्रेच है, ओवर बॉट है। एट द सेम टाइम अगर आप कैंडल स्टिक देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर है। मेरे हिसाब से ये जो इंट्राडे स्विंग था ये 2200 के ऊपर, मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट लेना चाहिए क्योंकि 2235 2240 पे सप्लाई रहेगा। आज के लिए मुझे लगता है कि अगर आपने पोजीशन बनाई थी और आपको प्रॉफिट है तो डेफिनेटली आप उसे कैश आउट करते हैं। चलिए, इंटरग्लोब एविएशन की बात हो रही है तो सुबह ये अभी स्क्रीन पर चल रहा है डीजीसीए के अगले आदेश तक गो फर्स्ट की बुकिंग नहीं। वैसे हर्षिता, अगर आप कोई भी फ्लाइट बुक करेंगे इस समय तो गो फर्स्ट के तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल और जो नहीं। कर भी रहा होगा वो फिर थोड़ा सा मुझे उनके सोचने समझने पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। वैसे ये भी सुनने में आया है कि जो 3 दिन इनकी फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई थी उसके रिटर्न में ये शायद कैश नहीं दे, मतलब वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रेडिट नोट दे रहे हैं कि इस उम्मीद में कि हमारी फ्लाइट कभी उड़ान भरे और तब आप हमारे साथ फ्लाई करें। Exactly. बट अनुज, कौन करना चाहेगा ये? आई थिंक ये तो बहुत एयरलाइंस की तो बहुत ही कैलिस बिहेवियर होता है कि एक फ्लाइट कैंसिल कर दिए, आप क्रेडिट नोट ले लीजिए, ऑपरेशंस आपके बंद हो रहे हैं, आप किस बेसिस के मुंह से आप वो क्रेडिट नोट दे रहे हैं? एब्सोल्युटली। खैर एनीवे जो भी है, लेकिन ये अब इनसे जवाब मांगा है और अभी बुकिंग लेने से मना किया है। यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और 2 स्टॉक्स आज फोकस में है। सबसे पहले यूपीएल रिजल्ट्स आए, लेकिन एफएनओ का अगर आप डेटा देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। रिजल्ट्स के पहले शॉर्ट पोजीशंस बनी और आज वो शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक कि मैनेजमेंट का सवाल है, कुछ ही मिनटों पहले ही वो सीएनबीसी टीवी 18 पे थे और वो गाइड कर रहे थे कि शायद फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत मार्जिन पे दबाव आए, लेकिन बाद में रिकवरी होनी चाहिए। और अगर हम फुल ईयर गाइडेंस भी देखें तो वो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा बहुत बाउंस बैक डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल बेसिस पे थोड़ी बहुत छोटी HNI डेस्क पे आपको लॉन्ग बिल्डअप भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यूपीएल एक स्टॉक है जहां थोड़ा बहुत आपको ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो स्टॉक है यहाँ अगर हम देखें तो इंडिया सीमेंट, रामको सीमेंट और इन जनरल क्योंकि कोकिंग कोल प्राइसेस और जनरल कोल प्राइसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, सीमेंट कंपनीज को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल रहा है। तो इंडिया सीमेंट और रिजल्ट्स के पहले रामको सीमेंट्स, इन दोनों स्टॉक्स में पोजीशन बन रही है और डीलर्स को लगता है सीमेंट स्टॉक्स में यहाँ से भी 5 से 7% की अपटिक आपको बनती हुई नजर पड़नी चाहिए। प्राइसेस स्टेबल है सीमेंट के, लेकिन हाँ मार्जिन को एक टेलविंड मिलता हुआ नजर पड़ रहा है शॉर्ट टर्म में। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई डीलिंग रूम से फीडबैक। सीमेंट स्टॉक्स पर इस समय फोकस नंबर से पहले। यतिन, शुक्रिया। अब BTST ST ट्रेड से शुरू करते हैं। गाबा सर, सबसे पहले आपके पास BTST। जी हाँ, बिल्कुल। BTST और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है डालमिया भारत। ट्रेड करा है 2082।
लगता है कि बस 2070 का स्टॉप लगाना चाहिए। ये 2020 2120 वहां तक जाना चाहिए टू 2150, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए डालमिया भारत। डालमिया भारत है 2083 ट्रेड कैरी करेंगे। प्रकाश सर, मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए टाटा मोटर्स 5% ऊपर है, लेकिन अभी भी मैं इस पे खरीदारी करने की राय देता हूं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि देखिए वो लगता है वहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है, लिंक फेल हो रही है, आवाज आपकी मानस आ नहीं रही थी। मैं आपके पास लौटती हूँ। मानस कंप्लीट करेंगे? नहीं, अभी भी आवाज आपकी आ नहीं रही है मानस, कुछ तो ठीक नहीं है वहां पर। शिल्पा, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा BTST रहेगा MFSL में। मैक्स फाइनेंशियल अभी 663 ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 657 का लगाना है एंड टारगेट्स ऑफ 684। मैक्स फाइनेंशियल में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। डायरेक्टर साहब, अगर आपने ऑडियो चेक कर लिया हो मानस से तो बताइएगा, फिर उनके पास दोबारा चलते हैं। राजेश जी, तब तक आप अपना ट्रेड दे दीजिए। हर्षद जी, देखिए मेरा ट्रेड रहेगा एक्सिस बैंक में। आई विल बी बायर इन एक्सिस बैंक, क्योंकि आज जिस तरह से मूव आया है मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। 883 चल रहा है, 880 के ऊपर का बाय बनता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। So it's a buy in Axis Bank above 880, stop loss 875, और जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 900 का। 900 पे कॉल राइटर खड़े, मुझे लगता है एक बार के लिए 900 का दस्तक देगा एक्सिस बैंक, तो ये फ्यूचर लेवल से बाय करे एक्सिस बैंक। ओके, तो एक्सिस बैंक में एक अपॉर्चुनिटी। मानस, सब बताइए जी। तो देखिए टाटा मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 497 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, अगस्त 2022 के हाईज को ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि 520 रुपए आपको टारगेट सेट करने हैं फ्यूचर में, और करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 497 के स्टॉप लॉस लगाने हैं। ओके, 497 का स्टॉप लॉस, 504। यानी सुबह सुबह हमने आज मारुति का ट्रेड लिया था एक, वो अच्छा रहा। मारुति उस ट्रेड पॉइंट से एग्जैक्टली जब पिक किया था हमने, इट्स 9080। दो स्टॉक्स ऑटो स्पेस में, याद रखिएगा 14 नवंबर 2022 के बाद, यानी अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिएगा 6-7 महीने के हाईस पे मारुति। पर अनुज, याद है एक बार हम बात कर रहे थे टाटा मोटर्स की, आई मीन कि जब ये दिशा पकड़ता है, एक सिक्लिकल स्टॉक है, उस दिशा को सही पकड़िए। 14 मंथ हाई पे आज टाटा मोटर्स वाकई डिलीवर करता हुआ अनुज। बिल्कुल 450 था उस दिन रेट, मुझे याद है वीरू अच्छे से टाटा मोटर्स का। और ये सारी की सारी कहानी पलटी थी जब उनके वो सेल्स के नंबर्स आए थे और JLR के वो जो नंबर्स थे और जिस तरीके से कंपनी ने आउटलुक दिया था, और बिल्कुल बहुत ही शानदार। ये मोमेंटम स्टॉक है वीरू, इसमें मतलब दोनों साइड मोमेंटम मिलता है आपको। और अभी भी मतलब मुझे लग रहा है आप इसके अगेंस्ट बेट नहीं कर सकते, ये मोमेंटम कहीं भी ले आ सकता है इसको। मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ दिनों में आपको ये 540-550 तक भी पहुंच जाए तो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हो रही है, इसमें ना बोर्ड मीटिंग जो हो रही थी उसमें उन्होंने फिर एक अपडेट दिया कि डिविडेंड भी अनाउंस करेंगे वो शायद। तो आई थिंक उससे भी स्ट्रीट को थोड़ी एक्साइटमेंट हुई कि शायद प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी डिलीवर हो जाए इस बार। इसके लिए वो डिविडेंड के लिए अलग से उन्होंने बोला कि बोर्ड मीट पहले तो सिर्फ रिजल्ट के लिए थी कि डिविडेंड भी डिक्लेयर करेंगे। आई थिंक ये भी एक कारण है जो यहाँ पर इस तरीके की तेज़ी है। और देखिए अगेन एक ऐसा स्टॉक जिसका 52 वीक लो एग्जैक्ट 52 वीक पहले था, तो आपको बता रहा है कि किस तरीके की इंटरनल और इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वीरो स्टॉक में, टाटा मोटर्स में। बिल्कुल जय। और याद रखिएगा इन द मंथ ऑफ मई पहले निफ्टी FMCG ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। और अगर मैं सही हूं, इनफैक्ट मैं चंद सेकंड लूंगा, यस, निफ्टी ऑटो इंडेक्स एट 13584, ये इसके करियर का हाईएस्ट क्लस्टर है एट ऑल टाइम हाई। निफ्टी ऑटो आज क्लोज हो रहा है थैंक्स टू टाटा मोटर्स, थैंक्स टू मारुति। और टू व्हीलर स्पेस में तो आपको बजाज ऑटो का जो स्ट्रॉन्ग मूव था वो मालूम ही है। और एक और चीज, शायद ये स्टॉक मैंने सुबह सुबह सबसे पहले स्पॉट किया था, डिलीवर नहीं कर पाया, बट इसकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है, स्पेशली जब मारुति डिलीवर कर रहा है, स्पेशली जब टाटा मोटर्स डिलीवर कर रहा है। लुक एट M&M, इसकी प्लेसमेंट है। गाबा सर एग्जैक्टली अपने लास्ट ड्यू एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ M&M बहुत दिनों से अगर आप देखें सुस्त पड़ा हुआ है। और आज का इंटरडे हाई भी 1200 करीब 37 एग्जैक्टली 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। एक होता है ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज,
वो लेना ठीक रहेगा इस स्टॉक में प्रकाश सर? मेरे ख्याल से लेना चाहिए एमएनएम। उसका रीजन दो है। एक तो 1119 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके इर्द गिर्द वहीं से बाउंस किया है, और उसके बाद 5-6 दिनों से जो लो हम देख रहे हैं एमएनएम का, वो करीब 1215 के आसपास है। एक हायर लो बना हुआ है, टेक्निकली ले ही लेना चाहिए। ट्रेड करा है 1229 के आसपास। मुझे लगता है 1260 1280 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। वक्त लग सकता है, लेकिन यस, मैं एमएनएम एक बाय है ऑन डिप्स, और खरीदना भी चाहिए। एमएनएम टॉप होगा 1210 का, 1215 ठीक रहेगा प्योरली सेटअप के हिसाब से, लेकिन यस एमएनएम ठीक निकला। अच्छा, ये मैं माफी चाहूंगा, एक चीज गलती होगी मुझसे यहाँ पे। हर्षदा का प्रश्न था, लेकिन मैं पूछने वाला हूँ कि एमएनएम को थोड़ा मैं भी फेवर करता हूँ, प्रकाश से भी फेवर करते हैं। एक न्यूट्रल व्यू लेते हैं जीप वाले से। राजेश जी, आपका व्यू एमएनएम पे? वीरेंद्र जी देखिए, एमएनएम डेफिनेटली एक अच्छा बाय रहेगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा ये 1200 के ऊपर बहुत बढ़िया बाय है, क्योंकि 1200 के आसपास इसका 200 डीएमएस सेट है। तो जिस तरह से बाकी ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बढ़िया रैली मिलेगी। व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। ये एक बार 1250 का लेवल टेक्निकली निगेट कर दे, 1250 के ऊपर चला जाए फ्यूचर में, फिर मुझे लगता है ये कम से कम 1300-1320 तक जाएगा। तो ये बड़े टारगेट अनफोल्ड करेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा पोजिशनल भी लेना है, तो आप 1200 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए जब भी डिप मिलता है वहां पे आपको बाय करना है। 1200 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा 1180 में। पर्टिकुलरली थोड़ा सा डीप ही रख रहा हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि वोलेटिलिटी में मिल जाता है। तो इट्स अ बाय इन एमएनएम। ओके, इट्स अ बाय इन एमएनएम। चलिए क्लोज को समझते हैं। और एक शानदार मूव मार्केट में, एक डिप भी नहीं आज पूरे दिन में, नॉट इवन अ सिंगल डिप। खुले हम ऊपर और उसके बाद लगातार कंटिन्यूसली वन वे रैली। ये निफ्टी का चार्ट आपके लिए 18,273 पर क्लोज। ध्यान रखिएगा, इस क्लस्टर का जो हमने शुरुआत की थी 16,800 से जो रैली स्टार्ट की थी, उसका हाईएस्ट क्लोज अब इस समय निफ्टी पर आपको विजिबल है। बैंक निफ्टी उतना रिकवर नहीं कर पाया जितना निफ्टी ने रिकवर किया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में ऑब्वियसली सीधा 5% वाली रिकवरी नहीं आनी थी। लेकिन बैंक निफ्टी में भी कोई डिप नहीं, जहां खुले वहां से थोड़ा ऐड किया पहले 1.5 घंटे में, और उसके बाद एक फ्लैट लाइन, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन यहाँ पर। और ब्रॉडर मार्केट देखिए, मिड कैप इंडेक्स में शानदार तेजी, करीब 1.25% ऊपर। और हर्षदा, मुझे अब लग रहा है कि ये अब तैयार है अगली वीकली सीरीज तक। निफ्टी पर शायद 18,500 और बैंक निफ्टी पर ऑल टाइम हाई। ये एक दो बेंचमार्क हैं जो मैं ये मार्क मतलब एक तरीके से लगा के रखें कि मई सीरीज में आपको आने चाहिए। हो सकता है कि 18,500 वाला तो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, नहीं तो अगले वीकली में तो आना चाहिए। और अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में शायद बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई काफी करीब। तो हाईस की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ, और उसको हम जिंक्स नहीं करना चाहते हैं, तो उस मकाम तक पहुंचे फिर उसको अच्छे जश्न के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। और वो लेवल्स का इंतजार जो आपकी स्क्रीन पर है रहेगा ही। आप ध्यान दीजिएगा आज की क्लोजिंग पर, जो 18,275 के आसपास होती हुई, और निफ्टी बैंक 663 पॉइंट्स ऊपर, हम क्या 836 पॉइंट की दूरी पर है। आज इस तरह का मोमेंटम देखा, लग तो रहा है कि ये कल परसों हो सकता है, लेकिन लेट इट वेट इट्स टर्न। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी हम प्रीएम्प्ट करते हैं तो वो नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ, इसको वेट कर, लेकिन क्लोजिंग तो पॉजिटिव ही रहेगी। बहुत क्लोज, बहुत पॉजिटिव क्लोज है मेरे ख्याल से। ये अब ये एक ऐसी क्लोज है जिसमें अब आप कैरी कर सकते हैं। मैं मतलब मुझे एक चांस लग रहा है कल आपको फिर एक गैप अप मिलना चाहिए। 60-70 पॉइंट का तो गैप अप मिलना चाहिए आपको कल। और उसके बाद निफ्टी में मेरे ख्याल से, और बैंक निफ्टी में भी 150-200 पॉइंट का गैप अप कल मिलना चाहिए आपको। तो कैरी कर सकते हैं आप इसको। और मुझे लगता है कि इस कैरी में आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट ने भी एक टर्न अराउंड दिखाया है। तो कल सुबह मुझे लग रहा है कि क्यूज आपके मोर और लेस पॉजिटिव ही होंगे। और एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई थी, आज सुबह मैं ये आशीष के साथ डिस्कस कर रहा था आज तक, कि ट्रेड सेटअप बहुत बढ़िया था सुबह जब हमने डिस्कशन की थी कि एफआईएस की बहुत तेज बाइंग है। फ्राइडे की इतनी सेलिंग के बाद भी एफआई का नंबर पॉजिटिव था। तो आज तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए एफआईएस का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कल भी सेटअप जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, जाते जाते सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए एक डेवलपमेंट आ रहा है कि बैंगलोर में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए दरअसल इन्होंने 28 एकड़ जमीन खरीदी है, और बैंगलोर के प्रोजेक्ट से नियरली 3,000 करोड़ की आय संभव है। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा, इनफैक्ट मैं पढ़ भी रही थी एनर रॉक की तरफ से कि इस पर्टिकुलर साल किस तरह की डील्स लार्जली पैन आउट होती हुई दिखाई दी है रियल एस्टेट स्पेस में। और
जितनी एकड़ जमीन पिछले साल बेची गई थी उससे कम बिकी है, लेकिन वैल्यू टर्म्स में काफी ज्यादा बिकवाली हुई है। मैं वो डेटा पुल आउट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फंडामेंटली अच्छा शरद तो है नहीं। मानस, अगर आपने कोई रियल्टी कंपनी पर नजर डाली हो तो बताइए। ये सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए भाग गया है। डीएलएफ एक स्टॉक था जिसकी हमने काफी चर्चा भी की है रिसेंट पास्ट में। जी, तो देखिए पहले तो सेंचुरी टेक्सटाइल की बात करेंगे, क्योंकि आज का इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। 200 मूविंग एवरेज काफी समय के बाद सेंचुरी टेक्सटाइल ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि जो अब नेक्स्ट टारगेट होंगे पोजिशनल बेसिस पे वो 800 रुपए के आसपास होंगे, और अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 719 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 800 रुपए के टारगेट के लिए। लेकिन अगर एफएनओ में कहीं खरीदारी करनी है तो डेफिनेटली अभी भी डीएलएफ में करनी चाहिए, क्योंकि जो डीएलएफ का नेक्स्ट टारगेट है वो 550 से 555 की रेंज में आता है। यहाँ पर तो अभी भी खरीदारी करनी है। 529 रुपए का स्टॉप लॉस है। ओके, तो ये फिलहाल डीएलएफ और सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए व्यू। अच्छा, जो डेटा मैं मेंशन कर रही थी, एनारॉक ने एक रिपोर्ट निकाली और ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर करे फिस्कल में किस तरह की डील्स हुई हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एनारॉक कहता है कि FY23 में 87 डील्स हुई थी, नियरली 1850 एकड़ से ज्यादा की, और ये FY23 की डील्स हैं। और 44 डील्स हुई थी FY22 में, नियरली 1650 एकड़ की। तो यहाँ पर क्लियरली ज्यादा डील्स हुई हैं, बड़े क्वांटम की डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, और उसमें 57 ऐसी डील्स हैं जो प्राइमरीली रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए ही है। तो आप सोचिए, सप्लाई डेफिनेटली जमीन की है, और आगे किस तरह की सप्लाई आती हुई दिखाई देगी इन पर्टिकुलर डील्स के थ्रू, और प्राइसेस तो नीचे नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर चांदी ऑफ कोर्स इन सारी रियल्टी कंपनियों की होती हुई। वीरू, ओवर टू यू। जी हाँ, सेंचुरी टेक्सटाइल्स आपकी स्क्रीन पे करीब 4% ऊपर। आइए अभी काम करते हैं, जरा मार्केट ब्रेथ को देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए, और 18282 इसके मीनिंग क्या है? इसके मायने ये है कि 4 जनवरी 2023 मतलब इस साल के जनवरी के बाद फर्स्ट टाइम आप इस क्लस्टर में हो रहे हैं। लॉन्ग्स स्ट्रॉन्ग 74, और देखिए अगर आप इस पूरे आंकड़े को कंसोलिडेटेड फिगर्स को देखें तो 90 + 74 164, दैट्स वेल इन फेवर ऑफ बुल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर। मैरिको, अर्निंग्स, टाटा मोटर्स, याद रखिएगा 14 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर पे। लॉरस फार्मा स्पेस में इंडसइंड बैंक आज सुबह से जो फर्स्ट टिक से स्ट्रेंथ कायम रही वो अंतिम दौर तक कायम रही। मेट्रोपोलिस स्ट्रॉन्ग करीब 4% ऊपर, ह्यूज लॉन्ग बिल्डअप। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग, मन्नापुरम फाइनेंस में आज शॉर्ट कवरिंग थी। लुपिन, याद रखिएगा अर्निंग से पहले आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैक्स फाइनेंशियल्स, आरबीएल बैंक, बजाज फिनसर्व, B2 ने याद रखिएगा एनबीएफसीज के इस पूरे स्विंग को लीड किया है। आज भी करीब 4% ऊपर, और बहुत कमजोर हाथ रहा आज शॉर्ट्स का, लॉन्ग अनवाइंडिंग का। आज मात्र लॉन्ग अनवाइंडिंग लेके आइए जरा इन आंकड़ों को। शॉर्ट कहाँ थे? अगर थोड़े बहुत चुनिंदा शॉर्ट्स थे भी तो वो आई थिंक इवेंट बेस्ड थे। लुक एट ABFR इवेंट बेस्ड। कोल इंडिया अर्निंग्स के बाद कैनरा बैंक, आज कैनरा बैंक के नंबर्स भी आए, और एक और चीज़ है आज फर्स्ट टिक से ही PSU बैंक्स बैकफुट पे थे। अगर आप सिर्फ SBI को छोड़ देते तो PNB और कैनरा बैंक फर्स्ट टिक से बैकफुट पे थे, और बाकी पॉलीकैप, पेट्रोएनर्जी बैकफुट पे। हेवल्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अदानी एंटरप्राइजेस, यूनाइटेड ब्रेवरीज, L&T और MRF, कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे आज थोड़ी सी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। टॉप OI गेनर्स, अगर आप सेक्टर्स को देखें जहां पे आज सब्सटेंशियल OI ऐड हुआ, इसमें याद रखिएगा FMCG बास्केट बहुत स्ट्रांग था। लेकिन मैं यहाँ पे शुरुआत एक ऐसे इंडेक्स से करना चाहूंगा जिसका उल्लेख करना आज बहुत जरूरी है, दैट्स ऑटो इंडेक्स। निफ्टी ऑटो आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, और स्मार्ट OI गेन था आज TVS मोटर्स में करीब 7% का, और उसके बाद मारुति में करीब 6.25% का। मारुति इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर में क्लोज हुआ। अपोलो टायर्स एट ऑल टाइम हाई 7% ऊपर। बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई 6.3% अगर आप देखें वो एडिशन था। और एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो आप देखिए ना ऑटो में क्या क्या चल रहा है इस वक्त। बैटरी चल रहा है, टायर चल रहा है, 2 व्हीलर चल रहा है, 4 व्हीलर चल रहा है, सब के सब अगर आप देखें डिलीवर करते हुए। और एक और बास्केट जो कि आज काफी स्ट्रांग थी, बैंक्स में अगर आप देखें, जिनमें बैंक में लगभग 12:30 के बाद एक स्विंग आया, और वो बहुत अच्छा स्विंग था। इसमें PNB ने अगर आप देखें 8.5% OI ऐड किया। AU स्मॉल बैंक ने 3.1, ICICI बैंक प्राइस स्ट्रेच बहुत बड़ा नहीं था, बट स्टिल 4.5% OI लेके जा रहा है अपने साथ। और SBI बहुत नजदीक अपने अर्निंग्स के, बट इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे करीब 5% के OI एडिशंस के साथ आज PSU बैंक में लीड किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए इस क्लोजिंग को बड़ी वॉल पे देखने चलते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू।
जी हाँ, एक अच्छा ट्रेंडिंग सत्र, तेजी के ट्रेड्स देखने को मिले हैं। निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो या फिर मिड कैप्स, तीनों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। और ये आया इनफैक्ट एक वीकेंड सेशन के बाद 18 to 75 पॉइंट्स की तेजी। तो फ्राइडे जो ब्लूज लगे थे उसकी कोई झलक नहीं है। आज मंडे के दिन अच्छी तेजी, 207 अंकों की बढ़त पर 1.1% के गेंस पर आज निफ्टी जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। डे हाई के करीब ही हम क्लोज दिखाएंगे। निफ्टी बैंक भी 43,339 के आसपास ट्रेड करता हुआ 650 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। मिड कैप्स देखिए 330 अंकों की बढ़त यहां पर। और अक्रॉस सेक्टर्स हमने देखा दरअसल ये जोश रहा है। आईटी कंपनियां वहां पर 210 अंकों की बढ़त दिखाने में कामयाब। हम ऑटो कंपनियों का जिक्र कर रहे थे, टाटा मोटर्स की अगुवाई में जो तेजी बनती हुई दिखाई दी है, ये देखिए इंडेक्स 1.5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स में आज भरपूर गेंस देखने को मिले हैं, क्योंकि लार्जली नंबर्स इन लाइन या फिर नियरिंग एक्सपेक्टेशंस ही थे। तो 370 अंकों तक की तेजी इस इंडेक्स ने भी अपने नाम की है। रियल एस्टेट काउंटर्स में रियल्टी इंडेक्स भी आज थोड़ी सी जोश में था, जहां पर हमने देखा है कि कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स के चलते करीब 1.5% तक के गेंस यहां पर बनते दिखाई दिए हैं। जो नहीं चला वो स्लाइटली फार्मा इंडेक्स था। कुछ हल्की मुनाफा वसूली इधर देखने को मिली है, लेकिन यहां से आगे देखते हैं किस तरह का रुझान रहेगा। तो सिर्फ 0.43% के ही गेंस बनते दिखाई दिए हैं। टीसीएनएस और एबी फैशन ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बड़ी डील जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। टीसीएनएस ऑफ कोर्स उस स्वैप रेशियो को देकर 20% करेक्ट होता हुआ, क्योंकि भारी डिस्काउंट पर वो रेशियो आया है। और एबी फैशन पर ओवरहैंग ऑफ कोर्स एक और एक्विजिशन का जारी है, 3-3.5% तक का नुकसान। ब्रिटानिया के नंबर्स आए, उस पर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा कोल इंडिया के नंबर्स पर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। ब्रिटानिया के नंबर्स वैसे इतने कुछ खराब नहीं थे, वॉल्यूम पर प्रेशर था। कोल इंडिया के नंबर्स में हमने देखा करीब मार्केट ने 2% डाउन टिक दिया है। हीट मैप में आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि किन स्टॉक्स की तेजी में आज मार्केट आज उछलता हुआ दिखाई दिया। तो इंडसइंड बैंक में एक बहुत बड़ा स्विंग बैक देखने को मिला है। आपको याद होगा पिछले सत्र में यहाँ पर कुछ करेक्शन के अंश देखने को मिल रहे थे। तो 5% ऊपर ये पिछले सत्र में जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की में मुनाफा वसूली आई थी, एचडीएफसी आपके सामने यहाँ पर कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। रिलायंस जैसे ट्रेड्स का साथ मिला। एचडीएफसी बैंक 1.1% ऊपर जाकर क्लोज कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का साथ रहा। बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व और फाइनेंस में तेजी बनती दिखाई दी है। टाटा मोटर्स, एमएनएम, बजाज ऑटो, मारुति जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर आज हमने खरीदारी देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.1% ऊपर। इसके अलावा आप ध्यान दें तो टाइटन जैसे ट्रेड्स, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स, टीसीएस जैसे ट्रेड्स, इन सब में तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी। मंदी की तरफ कोल इंडिया ऑफ कोर्स था। अदानी ग्रुप शेयरों में हमने थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी, लेकिन फार्मा साइड पर देखिए सन, डॉक्टर रेड्डीज जैसे ट्रेड्स, डीवीज जैसे ट्रेड्स जहां पर दबाव बनता दिखाई दिया। यूपीएल के नंबर्स आए, थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर ट्रेड देखने को मिला था। नतीजों के बाद 0.5% ऊपर क्लोज हो रहा है। फाइनली स्टॉक एलएनटी में हल्की सी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है। तो ये है फिलहाल आज के लिए क्लोज 18,270-271 पर इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। मजबूत शुरुआत इस हफ्ते की। चलिए अब लेकर आते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला कैसा रहा, किस तरह के रिटर्न्स बने। टीसीएनएस 20% करेक्ट किया। तत्वचिंतन नंबर्स के बाद 8% नीचे। जेनटेक के नतीजे अच्छे, डीसीबी के नतीजे अच्छे, तो वो दोनों स्टॉक्स तेजी की तरफ रहे हैं। अब नीरज की टीम में देखिए, एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजे अच्छे। वेदांत ने कुछ अपना लोन राइट ऑफ किया तो उसका फायदा। जोमैटो 1.5% नीचे। नितिन स्पिनर्स नंबर्स के बल पर आज थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था। तो ये थे सीधा सौदा के भी आउट परफॉर्मेंस। लेकिन कुल मिलाकर एक पूरा हफ्ता जहां पर बाजार ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे और इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी है, सॉलिड है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। नहीं प्लीज अनुज आप जाइए, पहले आप बोलिए। पहले आप। काफी अच्छी शुरुआत और काफी हद तक फ्राइडे का जो पेन था उसको रिलीव किया आज बुल्स के लिए मार्केट ने। और क्लोजिंग बहुत शानदार, तो मोमेंटम वापस बुल्स के पास एक दिन की डिक्लाइन के बाद। जी चलिए, अब वैसे ही कल मंगलवार है, अमूमन शुभ होता है और मारुति सोम को भी चला। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के मंगल को भी चले। इसी उम्मीदों के साथ फिर सुबह मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में। हर्षता, मेरी, आशीष और नीरज जी की, और उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।